तेज उतार चढ़ाव के इस बीच बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार। हफ्ते का आखिरी दिन बचा है, आखिरी 1.5 घंटा। क्लोजिंग बेसिस पर बाजार कुछ रिकवर करके अहम लेवल को होल्ड कर पाएंगे या रहेंगे दबाव में ही, ये है सबसे बड़ा सवाल। रिजल्ट सीजन हो चुका है खत्म, आगे क्या होंगे ट्रिगर्स, इस पर होगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। मैं हूं रजत देवगन। बाजार पे गिरावट है और जस्ट वीकेंड से पहले ज्यादा बिकवाली देखने को संकेत तो मिल रहे थे पिछले कुछ 3 दिनों से कि बाजार पे ऊपरी स्तरों पर थोड़ा मूड बिगड़ रहा है, कोई ना कोई बिकवाली कर रहा है और ये बिकवाली लेटर हाफ में ही आती थी, पर आज के सत्र में बहुत ज्यादा बिकवाली। अब कुछ संभलने की कोशिश है, यही समय होता है संभलने का भी। 10,650 के नीचे गए थे, लेकिन अब 10,700 के लेवल को फिर से दस्तक देने की कोशिश। निचले स्तर से हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट। रिकवरी अच्छी कही जाएगी। 10,620 का लो बनाकर अगर हम 75-80 पॉइंट ऊपर हैं तो ये रिकवरी खराब नहीं है किसी भी लिहाज से। लेकिन चलिए आगे बढ़े, उससे पहले बाजार की अब तक की आपको बड़ी बातें बता दें। चौतरफा बिकवाली 10,700 भी तोड़ा, 10,650 भी तोड़ा, 10,600 के बेहद करीब पहुंचे, 10,620 से यू टर्न लिया, अब 10,700 की तरफ आए। 50 अंकों का नुकसान अभी आपको दिखेगा, लेकिन जितनी रिकवरी हुई है उससे कम का नुकसान है इस वक्त। बैंक निफ्टी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है और वो है कि 26,800 जो अहम सपोर्ट था उसे हमने तोड़ा ज़रूर, और उसके बाद हमने कह रहे थे कि 26,600 26,650 वो अगला अहम लेवल होता है बैंक निफ्टी के लिए। एग्जैक्टली वहीं पर लो बनाया है और वो है 26,635 का, और वहाँ से रिकवर होकर 26,800 के करीब फिर से बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। लेकिन गिरावट 200 अंकों की अब भी बरकरार है। 150 अंक नीचे सेंसेक्स अभी भी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। फार्मा शेयरों की जमकर पिटाई हुई है डॉक्टर रेड्डी के नेतृत्व में। डॉक्टर तो गिराई, लेकिन सन और बाकी ओरो वगैरह सारे के सारे फार्मा शेयर ऐसे हैं जो अच्छी कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मेटल, ऑटो, एनबीएफसी, आईटी, आप जिस सेक्टर का नाम लें सबकी धुलाई पिटाई होती हुई दिख रही है, एक्सेप्ट तेल और गैस शेयर, पावर शेयर। थोड़ी खरीदारी हुई है, वो भी सरकारी कंपनियों में, वो भी भारत ETF बंद होने के बाद एक तकनीकी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। उसमें भी अब बहुत ज़्यादा दम नहीं है। ONGC को निकाल दें तो फिर बहुत ज़्यादा दम वाली बात नहीं, लेकिन हाँ कुछ पावर कंपनियाँ ऐसी है, सरकारी पावर कंपनियाँ, जहाँ पर एक्शन तेजी का बनता हुआ। चलिए, लेकिन बता दें कि इस शो में क्या खास है। हम फोकस करेंगे कि अगले हफ्ते क्या कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे बाजार का असर पड़ेगा, जिन ट्रिगर्स का बाजार पर असर पड़ेगा, और साथ ही साथ होंगे खबरों वाले शेयर्स भी। इसके अलावा ये जो डॉक्टर रेड्डीज में आज एकदम से बिकवाली आ गई थी, 30% के आसपास की करेक्शन, और उतनी रफ्तार से निचले स्रोत से रिकवरी भी हुई। आखिर हुआ क्या, खबर क्या थी, डॉक्टर की सेहत खराब क्यों हुई, ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। उसी को ही ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। BT-STT कॉल्स भी होंगे, अलग अलग जानकारों की कॉल्स जो आपकी मदद करेंगी कमाई करने में बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। अनिल जी की स्ट्रैटेजी होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, और अगले हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी जानिए, और साथ ही साथ होगा बैन से बेनिफिट। कौन सा शेयर FNO बैन की सूची में आने वाला है सोमवार को, और कौन सा शेयर होगा एग्जिट, इस पे बात करेंगे। 10,700 के बेहद करीब अब फिर से निफ्टी है, और 26,800 के बेहद करीब बैंक निफ्टी होता हुआ दिखा है। आइए शामिल करें। नहीं, पहले इवेंट्स देख लेते हैं। कौन से इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए आशीष हमारे सहयोगी इस समय न्यूज रूम से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष, बताएं इवेंट्स अगले हफ्ते के लिए जो बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं। 18 फेब से शुरुआत कर लेते हैं। मंडे से वॉशिंगटन का स्थापना दिवस है, इसलिए US के बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स के नतीजे आएंगे। RBI की बोर्ड बैठक है जिस पर नज़र रखनी होगी। 20 फेब यानी वेंसडे को महिंद्रा CIE और लिंडे इंडिया के तिमाही नतीजे आएंगे, तो वहाँ पर नज़र रखिएगा। 21 फेब को FOMC के मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगे, बट क्योंकि ये थर्सडे यानी 21 फेब को रात 12:30 बजे आएंगे, इसलिए इसका असर फ्राइडे को पड़ेगा। के फेड के मिनट्स आने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट। उससे पहले RBI की बोर्ड बैठक है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंबुजा सीमेंट जैसी जो कंपनी है वो नतीजे पेश करेंगी। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स है जो मार्केट पे असर डाल सकते हैं। और छुट्टी कब है अमेरिका में? 18 तारीख को। 18 तारीख 18 यानी सोमवार। अच्छा, लंबा वीकेंड हो गया अमेरिका वालों के लिए। शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार तो ठीक है, आधा दिन रहता है। और ट्रेड वॉर से जुड़ी हुई भी कुछ कहानियां बनती हुई नजर आएगी, उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट ना आ जाए इसी बीच कहीं। हाँ, तो लंबा वीकेंड, और पता चला कि उनके ट्वीट के बाद अमेरिका वाले तो छुट्टी मना रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो चलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा हमारे बाजार, हम परेशान होते हैं या नहीं। अभी तो मूड थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल, दमदार टीम हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से। राकेश बंसल और कुणाल सरावगी तो हैं ही, लेकिन उनके साथ नितिन मुरार का साथ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। तीनों ही हमारे दिल्ली के खास मेहमान, और दिल्ली के बेहद नज़दीक है जयपुर, और वहाँ से भी संदीप जैन साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में हैं। और संदीप जैन साहब के साथ साथ फिर थोड़ी देर में शर्मिला जी हमारे स्टूडियो में आएगी, मुंबई स्टूडियो से जुड़ेगी इस वक्त। चलिए अब करते हैं शुरुआत। पहले नितिन जी, जिस तरह का ट्रेडिंग सेशन अब तक रहा है, अब वापस से 10,700 के आसपास आए हैं, और बैंक निफ्टी 26,800 के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि डेटा क्या अभी भी कमजोरी के ही संकेत दे रहे हैं? अभी भी कोई खास
बड़ी साइजेबल रिकवरी के आसार नहीं है? देखिए जी, जो डेटा सुबह खुलने के बाद डेटा बना वो काफ़ी वीक डेटा है, और जो अभी रिकवरी में डेटा बना वो काफ़ी मतलब कोई उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है कि ये रिकवरी ज़्यादा सस्टेन करनी चाहिए। यानी कि ये जो रिकवरी है ये मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन करेगी, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के साथ ये रिकवरी हो रही है, और ऊपर में 10,800 10,750 ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया स्पॉट लेवल के हिसाब से बन जाएगा, जहाँ पे लास्ट 2-3 दिनों से काफ़ी कॉल राइटिंग भी है, शॉर्ट बिल्डअप भी हुए हैं। और ख़ास बात से इस बार ये देखा जा रहा है कि जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें अनवाइंडिंग 3-4 दिनों से हम रेगुलर देख रहे हैं, जैसे रिलायंस है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो जो स्टॉक्स में सेलिंग हो रही है वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है, खास तौर से दिग्गज में। तो निफ्टी की ये रिकवरी को अभी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानेंगे, और 10,750 का एक लेवल है जो रेसिस्टेंस अगर थोड़ा बाउंस करता है या फिर यहाँ पे अगर हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 10,750 का स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। दूसरा, बैंक निफ्टी की जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 27,000 और 26,900, ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। ये कल जो एक्सपायरी कटी है इसमें काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप देखा गया था 27,000 की कॉलों में। तो मुझे लगता है कि ये रिकवरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप एग्रेसिव हैं तो 27,000 का स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में बियर स्प्रेड्स या मंदी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 10,700 के लेवल को अब कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे हैं, निचले स्तरों से लगभग 80 अंकों की रिकवरी निफ्टी पे हो चली है। चलिए फटाफट से देखते हैं स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज खबरें आई, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसका असर देखने को मिला। मेरी सहयोगी दीपाली से मेरे को ज्वाइन करें। दीपाली, बताएं आज खबरों वाले शेयर कौन से? 5 स्टॉक से रजत, पहला स्टॉक है यूनियन बैंक का, और खबर यहाँ पर यह है कि 1060 करोड़ के इनके करीब 16 एनपीए हैं जिनको बेचने के लिए बैंक ने बोली मंगाई है। तो ये खबर यूनियन बैंक पर। इसके अलावा डीवीज लैब, सुबह सुबह ये खबर आई थी, ऐसी सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो इनकी यूनिट्स हैं वहां पर आईटी ने छापेमारी की, और सुबह 8 बजे से छापेमारी जारी है, और टैक्स चोरी का पूरा ये मामला माना जा रहा है। एलेम्बिक फार्मा, इनकी एक दवा को अप्रूवल मिला है यूएसएफडीए की ओर से, मॉक्सीफ्लॉक्सिन ऑप्थेल्मिक ये दवा का नाम है जिसको अप्रूवल मिला है यूएसएफडीए की ओर से। तो ये स्टॉक खबरों में है। इसके अलावा विजया बैंक, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स इस स्टॉक में आज हुई हैं, और लगभग 48 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 40 रुपए के भाव पर। आखिर में फोर्टिस हेल्थकेयर, हालांकि आईएचएस डील पर ऑलरेडी बैन लगा, डील पूरी होने पर जो बैन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब और एक्सटेंड कर दिया, यानी जो डील बैन के बाद होने की पॉसिबिलिटी थी वो अटकी हुई नजर आई है। तो ये फोर्टिस हेल्थकेयर पर खबर आज दिन के दौरान आई। तो ये तमाम खबरें जिनके दम पर एक्शन आज दिखने की तैयारी में है, और उसमें सबसे बड़ा स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है वो है डीवीज लैब। आईटी रेट की वजह से भी इतना शेयर गिर सकता है ये पहले पता नहीं था, और वो भी डीवीज लैब जैसा। लेकिन हाँ, पूरे फार्मा शेयरों का मूड आज खराब है। ग्लेनमार्क के कमज़ोर नतीजे के बाद पहले मिड कैप्स, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज का कोहराम। किसी को समझ में नहीं आया हुआ क्या है। हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे कि डॉक्टर रेड्डीज में आज हुआ क्या है। आप देखिए, ये जो बड़ा क्या बोलते हैं इसको रजत, खाई बोलते हैं, कट, अरे कट तो छोटा सा था, ये तो पूरी कट ही जाना है, सिर्फ कट नहीं है, पूरा कट। देखिए किस तरह से एकदम जोर से घुसा और कुछ ही मिनटों में वापस वहीं पर जहां से शुरुआत हुई पर थी। सब हैरान थे, एकदम से 30% का ड्रॉप, और बहुत ज्यादा बिकवाली है। इंडेक्स का स्टॉक है, कोई छोटा मोटा स्टॉक है जिसमें 30% की बिकवाली देखने को। लेकिन एक चीज़ है, सबसे पहले स्क्रीन का एक्शन जब हमने पकड़ा, मुश्किल से 5 या 6% ही नीचे था, और जैसे 6% नीचे और इसकी गिरावट की जो शुरुआत हुई, हमने कहा कि देखिए डॉक्टर रेड्डीज में एक्शन कुछ शुरू होता दिख रहा है। और जहाँ तक ये 30% तक गया और जहाँ से रिकवरी आई, वो पूरी की पूरी यात्रा आपने हमारे साथ ज़रूर देखी होगी। तो ये ज़रूरी इसलिए है, निफ्टी का स्टॉक हो या मिड कैप, आपको मार्केट का कोई भी एक्शन छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े स्टॉक में आपका एक्शन छूट जाए तो फिर तो बहुत ही गलत बात है। तो डॉक्टर रेड्डीज में एक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। जो आपने एग्जैक्टली बोला था ना, हम वो इनफैक्ट न्यूज रूम में भी बैठ के सुन रहे थे। पकड़ा कैसे पहले तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन आपने जो एग्जैक्टली उस समय बोला था, जिस समय एकदम से क्रैक बनता हुआ, क्रैक था, कट नहीं क्रैक, क्रैक हो रहा था, तो आपने एग्जैक्टली बोला क्या था, सबसे पहले वो सुनवाते। लेकिन इस बीच एक स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज, इसे क्या हो गया, 7% नीचे डॉक्टर रेड्डीज। माय गॉड, अब 2450 भी गया। एक मिनट, ये हटाइए, फ्यूचर दिखाइए, फ्यूचर। माय गॉड, 2412, 2410, कुणाल जी गया 10% नीचे गया, वाकई में गया। माय गॉड, 11%। कुछ तो बड़ी खबर है, कुछ तो बड़ी खबर है जो आने की तैयारी में। एक बार हम पता लगाते हैं, 19%, 20%, कुछ तो बड़ा हुआ है डॉक्टर रेड्डीज में इस वक्त।
माय गॉड, 27%। तो मुझे लगता है ओवरऑल पैनिक नहीं करना चाहिए इन स्तरों पर डॉक्टर रेड्डी। जिसको पैनिक करना था उसने कर दिया, आप मत कीजिए बस अननेसेसरी का। और प्लांट बंद हो जाए तब इतना गिरे नहीं गिरे वो अलग बात है, एक केस फाइल करने पे कुछ तो किसी का तो पागलपन है ये। स्टॉक रिकवर तो हुआ है, अभी भी 8.5% नीचे है 2441 के लेवल्स पर। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज की नीचे की यात्रा हमने पकड़ी शुरू की, और सबसे पहले हम ऊपर की यात्रा भी हमने पकड़ के शुरू की कि देखिए स्टॉक में वो पैनिक नहीं होना चाहिए जो है, कोई खास बात नहीं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि आपने ये सुना कि नहीं, जब आपने बोला ना ये गया, तो हमने जानबूझ के कटवाया कि आपने जो गया उसके बाद आवाज गूंजी थी न्यूज रूम में, इको साउंड आया, बहुत इको साउंड आया, वो हमने जानबूझ के कटवाया इसको। हाँ, ये वैसे ही हाल है कि आजकल मार्केट का माहौल ही ऐसा ही है। कोई लोनावाला की हसीन वादियों में भी जाकर अगर किसी पहाड़ी पर चढ़कर चिल्लाए निफ्टी निफ्टी, तो वापस इको साउंड ही आती है, बेच दे बेच दे बेच दे। चलिए पहले दिवांशी से पूछ तो लें कि आखिरकार डॉक्टर रेड्डीज में हुआ क्या, एक ही दिन में 30% के आसपास क्या क्रैक देखने को मिला। दिवांशी बताएं, डिटेल में बताएं, आराम से बताएं कि हुआ क्या था इस कंपनी में आज। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन आया था और वहीं पे कंपनी ने बता दिया था कि 11 ऑब्जर्वेशंस उनके बच्चोपल्ली प्लांट में आ गए थे, लेकिन उनकी जो डिटेल्स हैं फॉर्म 483 के वो नहीं आई थी। वो जो फॉर्म 483 है उसकी डिटेल्स जेफरीज के पास आई थी और उसके बाद उन्होंने एक नोट जारी की है। वहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि जो 4 ऑब्जर्वेशंस है वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये था कि कहीं एक इम्पोर्ट अलर्ट ना आ जाए कि इस फैसिलिटी से, क्योंकि ये दोबारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आए हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाई है कंपनी, तो इसी के कारण कोई इंपोर्ट अलर्ट ना आ जाए, तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस थे एक हाइजीन के मामले में थे, जो एक ट्रेंड देखा गया है कि सारी फार्मा कंपनीज़ पर यूजुअली लगते हैं और ऐसा नहीं था जो रिजॉल्व नहीं हो सकते थे। मैं आपको बता दूं, एक थी यहाँ पे जिस तरह से आपकी जो कंप्लेंट्स है वो जिस तरह से लिखी जाती है, ओरल कंप्लेंट्स जो हैं उसको हैंडल करने का SOS OOS जिस तरह से होता है, स्पेसिफिकेशंस के अनुसार जैसे चीज़ें बनती है, तो एक दो चीज़ें थी जो थोड़ी सी क्रिटिकल थी, लेकिन कंपनी ने ये भी कहा है कि उसको सॉल्व करेंगी। उसके अलावा यहाँ पे हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो क्लियरेंस मिलने में जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, और क्योंकि ये बच्चोपल्ली प्लांट है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है और 30 से 35% तक की जो एक्सपोज है वो इसी फैसिलिटी से होता है। तो यहीं पे आशंका बनी हुई थी कि कितनी टाइम लग सकता है यहाँ पे क्लियरेंस को और कहीं इंपोर्ट अलर्ट ना आ जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, जिसके ऊपर जेफरीज ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई थी ऑब्जर्वेशंस पर, जिसके कारण यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। तो जेफरीज की रिपोर्ट पुरानी, इंस्पेक्शन पुराना, आपत्तियां पुरानी, नया क्या था? नया था लाखों शेयरों की बिकवाली सुबह सुबह। अब कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने जानबूझ कर फैलाकर बिकवाया, कुछ लोग कहते हैं कि गलत ऑर्डर पंच हो गया, फ्री ट्रेड था। अब क्या हुआ क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स को पूछते हैं। कुणाल जी हमें प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन बताएंगे, डॉक्टर रेड्डीज में उस वक्त क्या हुआ और फंडामेंटली क्या डॉक्टर रेड्डीज को इतना गिरना चाहिए, ये वाकई में इतना बड़े एक्शन की बात है, ये बताएंगी शर्मिला जी। और वायदा कारोबार के डेटा हम नितिन जी को पूछ लेते हैं। पहले शर्मिला जी आप बताइए। वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वाइल द जो ऑब्जर्वेशंस थे वो पुराने थे, लेकिन उसमें सिर्फ इतनी बात है कि इतने सिंपल ऑब्जर्वेशंस थे, उसके बावजूद उनको सॉर्ट नहीं किया गया था। तो ये एक तरह से नेगेटिव है, लेकिन आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि इस तरह की बात के लिए इतना स्टॉक को गिरना, इट सीम्स टू सजेस्ट समथिंग मोर। आइदर किसी को एग्जिट चाहिए था और देयर इज अ लेजिटिमेट सेलर, या तो दैट फैट फिंगर थिंग, यू नो, कि ये गलत ट्रेड पंच हुआ। तो इन आइदर केस इट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। और आई थिंक दूसरा एक बड़ा इंडिकेटर ना सिर्फ डॉक्टर रेड्डी से, वेर ऑनेस्टली आई लाइक द रिजल्ट्स एक्चुअली। ये एकमात्र फार्मा कंपनी थी जिसके मुझे रिजल्ट्स काफ़ी पसंद आए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ट्रेंड जिस तरह से रहा है ये एक दो हफ्तों में, कि जिन किसी भी खास करके फ्रंटलाइन स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत बढ़त मिली है फॉर व्हाट एवर रीजंस, लाइक फॉर इंस्टेंस येस बैंक हैड गॉट अ क्लियर चिट और ऐसे लग रहा था कि येस बैंक बहुत काफ़ी ऊपर जा सकता है, बट यू नो इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव सीन अ सेल ऑफ। सो आई थिंक दिस आल्सो सीम्स टू बी सम मार्केट वाइड सॉर्ट ऑफ अ फिनोमिनन वेयर सभी फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे कुछ ना कुछ वजह से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर आए। डॉक्टर रेड्डीज पर वो टिक दर टिक जरा कुणाल जी बताइए, एक्शन क्या आपने सुबह नोटिस किया?
जी देखिए, जब हम चर्चा कर रहे थे और आपने सबसे पहले जब किसी को भी ये नोटिस में नहीं आया था, उस समय आपने आइडेंटिफाई किया कि डॉक्टर रेड्डी में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, और वो तब मेरे ख्याल से 5-6% नीचे हुआ था, तब आपने इसको आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद अगर आप पूरा घटनाक्रम देखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके बहुत तेजी से प्राइस नीचे आया और वॉल्यूम एडिशन बहुत तेजी से हुआ। एनएससी पर अगर आप देखें अनिल जी, तो 2-4 मिनटों में ही कोई करीबन 4 से 5 लाख शेयर्स का कारोबार कुछ ही मिनटों में हुआ। 1872 तक का लो कैश में इस काउंटर ने छुआ 1872, और चंद ही पलों पहले ये काउंटर करीबन 2700 पर ट्रेड कर रहा था। तो 2700 का स्टॉक 1875 तक कुछ ही मिनटों में फिसला। किसी ने एक साथ करके बड़ी क्वांटिटी बेची, और क्योंकि बाजार में उतनी बड़ी क्वांटिटी का बायर रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कोई ब्लॉक डील तो प्लान थी नहीं, तो मुझे लगता है कि नीचे तक वो माल बिकता चला गया, और उसी वजह से प्राइस इरोजन इतना मैसिव देखने को मिला। इसकी वजह क्या है इसका तो हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन हमने उसी वक्त ये जो गिरावट है इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, और उसकी वजह भी हमने आइडेंटिफाई की थी, क्योंकि खबरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी बदौलत इतनी बड़ी गिरावट आनी चाहिए। ठीक बात है, खबरों में ऐसा कुछ भी नहीं, उसके बावजूद इतना तेजी से गिरा है। डेटा इसमें क्या कुछ बदला है गिरावट के पहले, गिरावट के बाद और अब इस वक्त? नितिन जी जरा समझाइए। देखिए जी, जो कुणाल जी ने हाईलाइट किया, जब गिरावट आ रही थी तो 15 मिनट में करीब 5-5 मिनट के वॉल्यूम्स के हिसाब से हमने ट्रैक किया। तो एक बार 7 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ, फिर 8 लाख का वॉल्यूम हुआ, फिर एक 6 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ, तो करीब 20-22 लाख शेयर का वॉल्यूम 15 मिनट में हुआ। और उस समय मैं ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक कर रहा था, तो ओपन इंटरेस्ट केवल 2-3% से सीधा बढ़ के 20% हो गया। इसका मतलब यह है कि किसी ने पोजीशंस बनाई होगी, क्योंकि केवल वॉल्यूम्स ट्रेड नहीं हुए, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और वो करीब 20% ओपन इंटरेस्ट बढ़ के हो गया, और वो गिरती चली गई, यानी पोजीशन क्रिएट हुई। अब देखने वाली बात यह है कि क्लोजिंग होते होते अभी भी पोजीशन 16-17% बनी हुई है, वो पोजीशन कटी नहीं है, यानी जिसने भी ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया वो गिरा, और आउटस्टैंडिंग पोजीशन है। तो जब तक वो पोजीशन आउटस्टैंडिंग है तब तक कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से गिरावट आ जाए। तो इसमें हमें अभी भी कॉशियस रहना चाहिए। अगर ये आज के हाइस पे बंद हो जाता है तो फिर एक ये होगा कि शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन जाएगा, क्योंकि जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी वो अभी ऑलरेडी होल्ड कर रहा है और शॉर्ट कवर करने आएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर आज हाइस पे बंद हो जाता है तो फिर बाउंस आ सकता है, अदरवाइज अगर यह 6-7% भी नीचे बंद होता है तो फिर दोबारा गिरने के चांसेस हैं। तो उस केस में बाइंग नहीं करना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो आज के हाई पर बंद होना जरूरी है, और लगभग उस तरफ बढ़ता हुआ नजर तो आ रहा है। देखते हैं कि वहाँ बंद हो पाता है नहीं। मैं फ्यूचर्स का आपको हाई बता दूं, और फ्यूचर्स का हाई है आज का 2600 दूर है, थोड़ा दूर ठीक दिया शर्मिला जी नहीं पहुंचेगा वहाँ तक अब नहीं पहुंचेगा लेकिन चलिए, डॉक्टर के साथ साथ एक और फार्मा कंपनी बीमार है, वो है ग्लेनमार्क। वो क्यों बीमार है देवांशी हमें वो भी बता सकती है, क्योंकि देवांशी सारे फार्मा कंपनी की डॉक्टर हैं। तो देवांशी बताइए ग्लेनमार्क को क्या दिक्कत है? बिल्कुल, यहाँ पे नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बाद जो कॉन कॉल आई थी वहाँ पे मैनेजमेंट थोड़े से यहाँ पे कम कॉन्फिडेंट यहाँ पे साउंड करते हुए दिखे थे। अब चिंताएं किस बात पे थी? सबसे पहले चिंता यही बात पे थी कि जो अमेरिका में प्राइसिंग स्टेबिलिटी है, यानी कि जो कीमतें पर यहाँ पे लगातार जो दबाव आ रहा है वो अभी भी थोड़े टाइम के लिए जारी रहेगा। उसी की वजह से मार्जिन्स थोड़े से अभी भी वॉलेटाइल रहने की उम्मीद बनाई जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि उनका जो इनोवेटिव कारोबार है वहाँ पे वो वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं, असेट मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो पहला वो अपना जो इनोवेटिव कारोबार है उसको अपने से अलग कर देंगे, नई कंपनी बनाएंगे, और वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ला सकते हैं आने वाले 6 से 7 महीने में। तो वहाँ से थोड़ा सा असेट मोनेटाइज हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक जो दवाई थी एडवेयर, वो कंपनी यहाँ पे लॉन्च करने वाली थी, लेकिन थोड़े टाइम पहले हमने ये देखा कि माइलेन ने इसी ड्रग को 70% डिस्काउंट पे लॉन्च कर दिया था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे इस कंपनी को लेकर, पर्टिकुलरली इस ड्रग को लेकर। तो अब कंपनी ये कह रही है कि ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, और हो सकता है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बंद कर ले। पॉजिटिव साइड की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है, भारतीय बिजनेस है, वो करीब आने वाले 2 से 3 साल में 10 से 15% तक ग्रो कर सकती है। और उनका जो दूसरा कारोबार है, इसके अलावा इनोवेटिव कारोबार के जो अलावा जो कारोबार है वो काफ़ी अच्छा
ग्रोथ दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन इनोवेटिव कारोबार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ओहो, इनोवेटिव कारोबार की इनोवेशन भारी पड़ रही उनके है। मुनाफे और फिगर भी US हमारे pricing एक्सपेक्टेशन मुताबिक नहीं। सॉरी क्या कह रही थी आप? यूएस की जो प्राइसिंग है हाँ। वो उसकी वजह से थोड़े से अभी भी कंसर्न्स रह सकते हैं, वो ये मान के चल रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं और इस कारोबार को लेकर है चिंताएं कितनी बड़ी है जैन साहब की जरा समझ लेते हैं। जैन साहब, एक फार्मा कंपनियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई ग्लेनमार्क, क्या करना चाहिए? क्या आपका मन होता है इनको खरीदने का भी कि इतने गिरे हुए? तो नॉट एग्जैक्टली अनिल जी, देखिए जो अभी दिवांशी जी कह रही थी, यूएस में जो प्राइसिंग कंसर्न्स है, वहाँ पे जो रियलाइजेशंस पे जो प्रेशर है, ये इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से फार्मा कंपनीज के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है। और जिस तरीके से कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और कुछ जो फार्मा कंपनीज, जो बड़ी फार्मा कंपनीज है, वो जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ओवरऑल सेगमेंट के लिए काफ़ी नेगेटिव है। बट ठीक है, कुछ मिड कैप फार्मा कंपनीज है जिन पे मैंने पहले भी राय दी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी हम बुलिश हैं। जिस तरीके से इप्का लैब्स है, वो इनफैक्ट काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी उनसे जूझते हुए अब काफ़ी रिकवर करके एक अच्छे लेवल पे सस्टेन कर रहा है और रिजल्ट्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब ठीक आ रहे हैं। और एक सुबेन लाइफ मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, जहाँ पे 200 रुपये पे एक सपोर्ट मिलता है बार बार और वहाँ से अच्छा बाउंस लेता है और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अच्छा लगता है। बट ओवरऑल वैसे भी मैं मार्केट्स की अगर बात करें तो थोड़ा अभी कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज़ भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी है, साथ में आपके जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो काटने जा रहा है और इलेक्शंस का टाइम है, वॉलेटाइल टाइम्स है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच साइडलाइंस में रखना ही ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए वेट एंड वॉच की राय। थोड़ा सावधानी रखें, आराम करें। ग्लेनमार्क, बंसल जी जरा चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय, क्या करना है? देखिए अनिल जी, नतीजों के बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक फिसल रहा है और आज इस स्टॉक ने अनिल जी 580 की एक मेजर नेकलाइन को तोड़ा है। हालांकि नीचे से थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिला है 554 के स्तरों से, बट अगर पुल बैक में 575, 578 के लेवल्स मिलते हैं तो उन स्तरों पर यहाँ पर बिकवाली की राय है और मुझे लगता है ये स्टॉक दोबारा से एक बार अटेम्प्ट करेगा 550, 552 तक गिरने का। तो यहाँ पर दबाव हो सकता है कि ऊपरी स्तरों पर फिर से बनता हुआ नजर आए, लेकिन बाजार को क्या हरे निशान में बंद करवाने जा रहे हैं? अब 10,716 हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी मानी जाएगी। अब तो 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी बढ़िया है, एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। देखिए 10,650 हमारा टारगेट था नीचे का, लगभग उसके आसपास 10,625-30 की जो भी आज का लो बना है, वहाँ से इसने रिवर्स, बहुत सही जगह से रिवर्स हुआ है। और आज सुबह से मैं एक ही बात कर रहा था, अगर आपने सुना हो तो, कि क्लोजिंग 10,650 के नीचे की नहीं चाहिए। वहाँ से तो बहुत ऊपर। और दीपाली पूछ भी रही थी कि 10,650 की अहमियत क्या है, तो जब 10,533 का हमने लो बनाया और उसके बाद हम 7 फरवरी को 11,118 के हाई तक पहुँचे, जो कि लगभग 600 पॉइंट की तेज़ी बनी थी। उस तेज़ी में भी हम 10,650 के नीचे बंद नहीं हुए, मंदी में भी उस समय। तो इसलिए मेरे लिए 10,650 की बहुत बड़ी अहमियत है कि मुझे रुकना है क्लोजिंग बेसिस पर, तो 10,650 पर रुकना है। 10,650 पर नीचे बंद होने के बाद मेरे लिए 10,500 का लेवल भी सेफ़ नहीं रहता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टूट ही जाएगा, लेकिन सेफ़ नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आज मुझे 10,650 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, हम अच्छे तो नहीं हैं लेकिन उतने ख़राब नहीं है जितने हो सकते थे या हो सकते हैं, इसलिए कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर 10,650 मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। और जो सपोर्ट कर रहा है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और गेल, इन स्टॉक्स में तेजी है। बीपीसीएल, इस स्टॉक में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। एक बार कुणाल जी ये देख के बताएं, जो ऑयल एंड गैस स्पेस में खरीदारी आई है, इसमें गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर बीपीसीएल, कोई भी स्टॉक पसंद आ रहा है अभी? देखिए एक सब में पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है। रजत, काफ़ी पिट गए थे शेयर्स और सब में पुल बैक बन रहा है। मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। सभी स्टॉक्स में रेजिस्टेंसेस बिल्कुल ओवरहेड सामने दिख रही हैं और इस पूरे स्पेस में अगर एक कंपनी है जिस पर दाव लगाना चाहिए तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलायंस मुझे लगता है कि अगुवाई करेगी। अगर तेज़ी बनती है तो रिलायंस पे दाव लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं। ओके, फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ना खरीदे क्योंकि दिक्कत वहाँ है ही, और दिक्कत ये कि कच्चा तेल है मजबूत, रुपया है कमज़ोर। फंडामेंटली भी नहीं खरीदना है या अभी वक्त आ गया एक करेक्शन के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक बिल्कुल दूर रहना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। डबल कंसर्न है, एक तो क्रूड की प्राइसेस बढ़ रही है, जो क्वार्टरली नतीजे थे उनमें भी कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला, जीआरएम्स पर प्रेशर है। और आई थिंक थर्ड बिगेस्ट थ्रेट इज दैट कि जब क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और जब आपके वी हैव एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कमिंग अप, तो हमने देखा था कि पिछली बार जब स्टेट इलेक्शंस थे
तभी भी क्रूड वाज गोइंग अप और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिड नॉट रियली इंक्रीज देयर प्राइसेस इन दैट ड्यूरेशन। तो अगर फिर से वो उस तरह की चीज़ रिपीट होती है तो देर विल बी प्रेशर ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू नॉट इंक्रीज देयर प्राइसेस, और फिर वो बाद में दैट थिंग सॉर्ट ऑफ गेट्स एडजस्टेड। सो आई थिंक दिस इज नॉट रियली द बेस्ट टाइम टू बी ब्रेव अननेसेसरीली और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में निवेश करें। लेकिन अब आपकी स्ट्रेटजी रेडी है तो फटाफट से इंटरनेशनल क्यूज देख लें। बस दो मिनट देते हैं, मैं स्ट्रेटेजी रेडी कर लेता हूँ, और भले चाहें तो अभी भी ले सकते हैं आप, जब तक बताएंगे 1 आध मिनट तो निकल ही जाएगा। 2 मिनट बाद लेते हैं और यहाँ पर बेहतर लेवल्स एग्जैक्टली होता है ना ठीक है आप। अच्छा ले लेते हैं फिर इंटरनेशनल क्यूज। लेकिन यूएस मार्केट्स में फ्यूचर्स आज ट्रैक कर लेते हैं। स्पॉट मार्केट बंद रहेंगे देखिए सोमवार को, लेकिन फिर भी आज तो खुलेंगे, आज तो खुलेंगे सोमवार को हाँ ठीक बोल रहा है, ये बात तो सोमवार को करेंगे। तो आधे फीसदी के आसपास गिरावट यहाँ पर फ्यूचर्स पे देखने को मिल रही है। सेंचुरी मार रखी है नीचे, और कल भी एकदम से थोड़ा कमजोर जरूर हुए थे ये, अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ा टिक नहीं पा रहे हैं। करेक्ट, आधे फीसदी के आसपास की गिरावट है फ्यूचर्स पे, डाउ और साथ साथ नैस्डैक में। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स ये अहम है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो डेटा पॉजिटिव आया है। अब मिला जुला रुझान आज देखने को मिल रहा है। डैक्स आधे फीसदी नीचे, बाकी जो 2 मार्केट्स हैं उसमें हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है, और कैक लगभग 1/4% से ज़्यादा गेन शो कर रहा है। फुट से बिल्कुल फ्लैट, कल की क्लोजिंग के हिसाब से कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिखा रहा है अभी। क्रूड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी स्ट्रेंथ है और एक स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। आज भी 1/4% के आसपास से गेंस देखने को मिल रहा है, और घरेलू बाजार में क्रूड का बाजार एक्टिव है। करेंसी मार्केट बहुत अहम है, कल एकदम से जो गिरावट बनी थी रुपए में वही आज 71.40 के आसपास के लेवल्स हैं, और यहाँ पर ये अब 71 के लेवल के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। करेंसी मार्केट भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती हुई नजर आ रही है। करेंसी और क्रूड 65 के आसपास ही है ना। क्रूड एक बार देख लेते, कच्चा तेल 65 के आसपास, तो कोई भी एक भी अच्छा संकेत है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई संकेत नहीं है। अच्छा, फिर पिछले कुछ दिनों में जो संकेत बेहतर थे तो इंडियन मार्केट्स टूट रहे थे, संकेत खराब है तो अब नहीं। वो और आज भी आप तेजी क्यों समझ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की रिकवरी है। तो ऐसे में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपको खरीदना नहीं है, बहुत क्लियर है। अब बेचना क्या है और कहाँ है यही तो पता करना है, जो थोड़ा आसान काम है। 10,750 से 10,800 के रेंज में आपको बिकवाली करनी है अगर निफ्टी आज क्लोजिंग में ऊपर आता है तो। 10,700 बेहद निर्णायक लेवल है निफ्टी के लिए बचे हुए समय के लिए। क्यों है वो मैं बता दूं आपको। 10,700 के पुट पर है 39 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जो कि हाईएस्ट आप समझ लीजिए कि हाईएस्ट है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर। मंथली और वीकली दोनों सीरीज मिला के बता रहा हूँ रजत में। अभी क्या इस महीने तो अपने को दोनों सीरीज देखनी पड़ेगी, अगले महीने से मेरे ख्याल से सारे डेटा है ना वीकली सीरीज में शिफ्ट हो जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आप एक चीज़ समझ लीजिए, दोनों देखनी है। तो पुट में 10,700 के पुट में 39 लाख शेयर हैं यहाँ पर इस वक्त पुट में, और 10,700 के कॉल्स में है 27 लाख शेयरों का इजाफा। तो 27 लाख शेयर है ओपन। तो अगर आप 10,700 के ऊपर टिके रहते हैं, ऊपर जाते हैं, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिख सकती है ये 27 लाख शेयरों की, लेकिन कोई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं है। असली शॉर्ट कवरिंग तो 10,800 को पार करने के बाद आएगी। जब तक आप 10,800 को पार नहीं कर रहे हैं तब तक कोई चिंता की बात नहीं। तो अब मैं आपको 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए दिन के लिए अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस है 10,750, जो कि यहाँ से 25-30 पॉइंट दूर है डे ट्रेडर्स के लिए। अच्छा। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स जिन्होंने कल से शॉर्ट बना रखा है उनके लिए स्टॉप लॉस है 10,800 का। जिनको फ्रेश पोजीशन निफ्टी में ट्रेड करना है उनको उछाल में बिकवाली ही करनी है। 10,750 से 10,800 के बीच में मौका मिले बिल्कुल मत छोड़ेगा, शॉर्ट करना चाहिए। 10,750 से 10,800 के बीच में 10,825 आपका स्टॉप लॉस होगा। वापस से आपको नीचे 10,700 के लेवल या इसके नीचे के लेवल मिलेंगे देखने के लिए। तो ऊपर में मंदी करनी है, खरीदारी की राय और राय नहीं है। अच्छा, ना खरीद तो बेहतर है। तो आप ये बोल रहे हैं अगर 10,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे स्लिप हो गया, आपने पहले बताया था कि 10,650 बहुत इंपॉर्टेंट, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। 10,700 के नीचे अगर चला गया तो क्या कोई इंपॉर्टेंट फिर से लेवल 10,650? नहीं, क्लोजिंग तो 10,650 के नीचे होगी तो फ्रेश मंदी और शुरू होगी। अच्छा, ठीक। जब मंदी में तो हमें ही स्टॉप लॉस तो आपके सारे ट्रिगर हो चुके हैं तेजी वाले 3 दिन से ही। तो अभी तो आपको खाली ये देखना कि मंदी के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते कि नहीं होते हैं। मंदी के स्टॉप लॉस के लिए बहुत साफ लेवल दे दिए मैंने। इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन 10,750, पोजिशनल शॉर्ट पोजीशन 10,800। 10,750 से 10,800 के बीच में फ्रेश मंदी कीजिए, वापस से आपको 10,700 और नीचे के लेवल भी और मिलेंगे। ये आपके लिए ट्रेड है, खरीदना नहीं है, इंतज़ार कीजिए थोड़ा, भले ऊपर आ रहा आने दीजिए। 10,732 दिख रहा है मुझे, मैं आपको चाहता तो 10,710 पे ये भी कह सकता था कि 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर ले लीजिए 25-50 पॉइंट। मैं व्यू चेंज नहीं करना चाहता। उसमें होगा ये कि अगर आप गलती से तेज़ी के मूड में आ गए तो आप है ना फंस जाएंगे, क्योंकि वो तेज़ी होगी वो
क्षणिक होगी, थोड़े से वक्त के लिए होगी, टिकाऊ नहीं होगी। आपको लेने के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। देखो हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ रजत बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, किसी दिन आज या मंडे या किसी और दिन किसी अहम लेवल, इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर बंद होगा तो हम हमारे व्यू बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। लेवल के साथ आपको व्यू कई बार चेंज करना होता है। तो अभी तो मेरे लिए ये है कि जब तक 10,800 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक मंदी नहीं काटनी है पोजिशनल बेसिस पे। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए चाहे तो आप 10,750 पे काट लें। तो क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, 10,750 से 10,800 के आसपास अगर निफ्टी इस रेंज में मिल जाए तो आप बेचिए, खरीदना बिल्कुल नहीं है आपको। दोबारा से लेवल टेस्ट होते हुए नजर आएंगे 10,700, और उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस 10,825 का जरूर लगाना है आपको, और जो सेलिंग रेंज है वो 10,750 से 10,800 के क्लियर आसपास है, के। बिल्कुल नो कंफ्यूजन। बस एक ही प्रॉब्लम ये कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरे थे इस समय, आज बिल्कुल रिवर्सल, मात्र 14-15 पॉइंट ही तो रह गए निफ्टी पे अभी। ठीक है, तो रहने दो ना, अच्छा है ना, ऊपर में बेचो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि 14-15? मैं ये सोच रहा हूँ 10,620 का निफ्टी ने लो बनाया, अभी 100 पॉइंट नीचे से ऊपर है। मैं ये सोच रहा हूँ आपको निफ्टी थोड़ा और बढ़ जाता है तो 100, 125, 150 पॉइंट ऊपर बेचने को मिल रहा है। ये बात सही है। तो ट्रेंड नेगेटिव है, और नेगेटिव ट्रेंड में आपको एक बड़ी वी शेप रिकवरी उछाल मिलती है, उसे बेचना है, खरीदना नहीं है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखी है। सुबह जब ऊपर खुल रहा था 40 पॉइंट ऊपर, तब हमने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि जहाँ खुले वहीं बेच दीजिए। 10,780 मुंह में पानी आ रहा देखते ही कि इसको 10,700 तो आना ही है आज सुबह। इसीलिए 9 बजे सबसे बढ़िया टाइम जो है ना निफ्टी के विश्लेषण का 9:08 है, जब प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो रहा उस समय जो 9:15 पे जो पहला 15 मिनट का शुरू का डोज आपका अगर सही चला जाए ना तो आपका दिन एकदम परफेक्ट होता है। तो उस समय जो आपके लेवल्स होते हैं, और वही चीज़ हम बैंक निफ्टी पे भी बोले थे, हरे निशान में खुला रहे, जहाँ खुले वहीं बेचिए। आई डोंट नो, अगर आपके पास है अभी भी रिकॉर्ड तो आप बता सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम साफ साफ राय दी थी कि खुलते बेचिए। अभी भी एकदम साफ राय दे रहा हूँ। ये जो ऊपर आ रहा है, रजत कोशिश कर रहे हैं आपको कंफ्यूज करने की, मेरा मूड बदलने की। आपने बोल दिया सेल ऑन राइज मार्केट है, ऊपरी स्तरों पर 1% भी नहीं बदलूंगा। 10,750 से 10,800 के रेंज में बेच देंगे। आपको अगर मेरा मूड बदलना है तो एक ही रिक्वायरमेंट है, 10,800 के ऊपर की क्लोजिंग। हाँ, 10,800 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो शॉर्ट काटूंगा, फ्रेश खरीदारी तब भी नहीं करूँगा। फ्रेश खरीदारी के लिए लेवल और अलग है। ठीक है ना। अच्छा, निफ्टी बैंक यहाँ पर कुछ कन्विक्शन आ रहा है कि रिकवरी, तो यहाँ पर भी 26,800 के लेवल के ऊपर नहीं, बैंक निफ्टी कम कमजोर है, ये आप मान के चलिए। भले आज आपको दिख रहा होगा कि 0.5% बैंक निफ्टी ऊपर है और निफ्टी सिर्फ 15 पॉइंट, बैंक निफ्टी 0.5% नीचे है, लेकिन निफ्टी सिर्फ 15 पॉइंट है। उसके बावजूद क्यों है लेवल से, आज का नहीं देख रहा मैं कई दिनों का देख रहा हूँ। कई दिनों तक 26,800 के आसपास बैंक निफ्टी लगातार सपोर्ट लेता है, ऊपर आ जाता है। आज 26,600 जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था वहाँ पर पहुँचा भी, 26,650 के आसपास उस रेंज में, वहाँ से रिकवरी हुई। लेकिन बैंक निफ्टी में डेफिनेटली 26,900, 27,000 ये रेंज मिलती है, यहाँ पर बेचना चाहिए। बिल्कुल चिंता न करें, आने दे ऊपर को, क्योंकि बैंक निफ्टी कम बढ़ा है निचले स्तरों से। जितना मुझे और चाहिए उतना नहीं बढ़ा। जितना आप 27,000 के नज़दीक बेच सकते हैं बैंक निफ्टी बेचिए, बिल्कुल घबराइए मत। ये आशु जी वाली बातें कर रहे हैं। आशु जी इसमें क्या करेंगे, इसमें जो लेवल है वो है। वो भी मैं तो 4 दिन से बोल रहा हूँ, आप तो हर पूरे हफ्ते आपने शो किया है मेरे साथ। किस दिन मैंने तेजी बोली बताइए? 4 दिनों में हर रोज मैं बोल रहा हूँ बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। कोई तो है एग्रेसिव जिसे बेचना है, ये तो बोल रहा हूँ। किसी को तो पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। जिस तरह के आज तो चलिए ठीक है, संकेत आपको खराब है, कल भी खराब थे, परसों पहले रोज 2 दिन तो संकेत बहुत अच्छे थे। उसके बावजूद उस चक्कर में तो मैंने निफ्टी की स्ट्रेटेजी 2:30 से 3 बजे की कल, या आखिरी 15 मिनट में बहुत एक्शन आ जाता है। लेकिन आज तो मेरा डेटा पे कन्विक्शन इतना है कि मैंने अभी से ही कर दिया। अच्छा, अगर 26,900 से 27,000 की रेंज में बेचेंगे तो फिर टारगेट क्या रखेंगे? वापस आ जाएगा 26,800 से 26,700 के आसपास मिलेगा आराम से। ये जो नीचे के लेवल है एक बार फिर से टेस्ट हो सकते हैं। अब आप कितने एग्रेसिव सेलर हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई बहुत एग्रेसिव सेलर तो यहीं से शुरू कर दे। आशु जी जैसा सेलर होगा तो 10,725 में भी बेचेगा निफ्टी। ये तो मैं थोड़ा इतना आशु नहीं हूँ इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जितना ऊपर बेचेंगे उतना बेहतर है। चलिए, 26,813, 26,810 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 26,900 से 27,000 की रेंज को छोड़िएगा मत, उस लेवल पे आ जाए तो फिर बेचिए। रजत, एक चीज़ बहुत क्लियर समझ लीजिए, देखिए, पहली चीज़ ये समझ लीजिए लेना नहीं है। बिल्कुल, पहली चीज़ ये दिमाग से निकालिए कि अभी आज हमें नहीं लेना है। अब सवाल ये कि बेचना कहाँ है। बहुत आपके पास 3-4 लोट बेचने की ताकत है तो पहला अभी से शुरू कीजिए। हर 25-25 पॉइंट पे और बेचिए निफ्टी में, हर 50 पॉइंट पे बैंक निफ्टी में बेचिए, जब तक कि वो अहम लेवल ना ट्रिगर हो। बस बेचते रहिए, स्टॉप लॉस दिए हुए आपको। चलिए, तो हर तेजी में आप
बाजार के पुल बैक में आप निफ्टी बैंक को बेचिए। ये लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, 26,900 27,000 के आसपास अगर मिल जाए तो बेचने का मौका मत छोड़िएगा। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो सकता है, मार्केट्स को और नीचे लेकर जाएं। लेकिन आज बाजार पे जो दबाव है बैंक पे, उस पे पीएनबी नहीं, उसमें एक चीज है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मैं डेटा जो निफ्टी के लिए देखता हूँ, मेरे से बढ़िया डेटा नितिन जी देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा ऐसा कहीं और कॉन्फिडेंट होके तो ऐसा बहुत बिकवाली ये सब बात नहीं करूँ, नितिन जी से एक बार राय ले ली जाए। नितिन जी तो मेरे ख्याल से कल भी पुट खरीदवाई थी निफ्टी। हाँ, निफ्टी का पुट तो कल खरीदवाए थे, टारगेट भी हासिल हुए उनके सारे के सारे। लेकिन अभी फ्रेश नितिन जी क्या हाल है, मतलब डेटा के आपके तो अच्छे ही हैं, डेटा के क्या हाल है अभी, क्या 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 देख रहे हैं आप डेटा में? मैं थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग के मूड में दिख रहा हूँ, ठीक है कि गलत हूँ? देखिए अनिल जी, आप तो सुबह भी काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग में थे, 30-35 पॉइंट ऊपर खुली थी तो आपने काफ़ी एग्रेसिव बोला कि बेच दो, जितनी ताकत है बेच दो, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था आप में। और डेटा में भी यही दिख रहा है कि ये जो बाउंस है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी है। दो निफ्टी 70-80 पॉइंट बाउंस हो गई, बट जो ऑप्शंस का वीकली डेटा, मंथली डेटा, बैंक निफ्टी का डेटा सारा एज इट इज़ है, यानी शॉर्ट्स कहीं कोई कवर ऑप्शंस के थ्रू नहीं हो रहा है। फ्यूचर्स में थोड़े मोड़े बाउंस है, तो मुझे अभी भी कंसर्न लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हैं तो आज भी अगर हमें अभी नेक्स्ट 1 घंटे ट्रेड करना है तो 10,750 का स्टॉप लॉस रखें स्पॉट में और निफ्टी बेचें, या फिर आप पुट ऑप्शन वीकली वाली जो है वो 10,700 की पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि व्यू नेगेटिव है, डेटा नेगेटिव है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में पॉसिबल है कि हम लोग दोबारा से 10,650 10,600 की तरफ मूव कर सकते हैं। चलिए, एक बार जो आप बार बार बोल रहे हैं ना सब लोग कि आपने बहुत एग्रेसिव तरीके से बोला था कि जहां पर खुल रहा है उसको बेच दीजिए, मौका मत छोड़िए। फटाफट से ये देखते हैं कि आपने एग्जैक्टली बोला क्या था सुबह। जहाँ खुले वहीं बेच दीजिए, नो ब्रेनर है। तुरंत प्रवाह से 10,780 पे बेच दीजिए, 10,800 आए तो और बेचिए, 10,825 आए तो और बेचिए, 10,850 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, बेचना चाहिए। निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, आपके टारगेट्स तो आ चुके 10,725 के आगे जी। सुबह खुलते ही बेचने की सलाह जो दी गई थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। 10,780 का तब लेवल था इंडिकेटिव एक्शन में, जब लेवल्स फ्रीज हुए थे, और कहा था कि खुलते ही आपको बेचना है। 10,750 आएगा, 10,725 आएगा और 10,700, तीनों टारगेट्स निफ्टी पर अचीव हुए हैं और अब 10,700 के नजदीक कारोबार कर रहा है। बस डरा तो नहीं रहे ना आप? बिल्कुल डरने वाली बात तो नहीं है ना निफ्टी? देखिए ऐसा है कि क्योंकि आपको ना बहुत कम ऐसे बोलता सुना है कि जिस लेवल पे नहीं, मैं तो मेरा तो फंडा बहुत क्लियर है। मैं कभी मतलब जैसे कुणाल जी को तेजी की कॉल देके ज़्यादा मज़ा आता होगा, आशीष जी को मंदी की कॉल देके ज़्यादा मज़ा आता होगा, मुझे ऐसा किसी में मज़ा नहीं आता। मुझे तो जो भी कॉल सही होती है उसमें मज़ा आता है। और मेरा तो फंडा दो ही तरीके से है, कभी मैं स्क्रीन रीडिंग पर देता हूँ और कभी मैं डेटा रीडिंग पर देता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है जब मेरी स्क्रीन और डेटा रीडिंग दोनों साथ में मिलती है तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। तो ये 2-3 दिन से जो हो रहा है ये दोनों का मिक्स है, क्योंकि स्क्रीन सबसे पहले स्क्रीन ने बताना शुरू किया। नितिन जी को पूछिए, नितिन जी ने एक दिन बाद में शॉर्ट कॉल देना शुरू किया, और नितिन जी एकदम सही है। नितिन जी हार्ड कोर डेटा फैन है, उनको आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, वो कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा पे फोकस करते हैं। तो उनके डेटा पे एक दिन बाद सिग्नल आया था, एकदम सही आया था। जिस दिन मैंने दिया था उस दिन मैंने स्क्रीन देख कर दिया था कि स्क्रीन बिगड़ रही है और ये नीचे जाने को तैयार है। तो इसलिए जब आपको वो वैसा है ना कि आपने नेट प्रैक्टिस में बहुत बार है ना 6 मारे हुए हैं, आप युवराज सिंह हैं। अगर आपको स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ओवर में 6 की 6 बॉल ऐसी मिल रही है जो आप 6 मार सकते हो, उसी दिन तो आपका कॉन्फिडेंस देखना है कि जब बॉल आपको पता है आपने नेट प्रैक्टिस में ऐसी बॉल खेली हुई है, आपको पता है मिडिल लेग पे आएगी और थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर की तरफ दिखेगी, हाफ वॉली मिलेगी, मैं मारूंगा उसको, तो तब नहीं मारोगे तो कब मारोगे? वो नेट प्रैक्टिस करना चाहिए। अब इतने साल हो गए ना रजत, इस तरह के डेटा, कभी कभी डेटा और स्क्रीन रीडिंग एक साथ आती है तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 10,725 के आसपास पहुंच गए थे। हाँ, नहीं टिकेगा, फिर से 10,700 नहीं टिकेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, जिसको 10,725 26,800 से बेचना शुरू करना है वो कर सकता है। आप कितने एग्रेसिव ट्रेडर उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कह रहा हूँ लेना नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। 10,690 के आसपास ट्रेड करना शुरू कर दिया, ऊपरी स्तरों से भी लगभग 30 पॉइंट साफ हो गए। टारगेट्स क्या दे रहे थे वैसे आप? 10,650 दोबारा से रीटेस्ट हो सकता है? 10,650 तो आने, फिर ऊपरी स्तरों से फिर से दबाव हो सकता है कि मार्केट्स पे आ जाएगा, तो कल आ जाएगा, वो वाली बात है। वो वही है कि, लेकिन पॉइंट सिंपल चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि
आपका दिमाग और आपका ट्रेडिंग पोजीशन तेजी वाली खाली होनी चाहिए, तब जाके आप मंदी सोच सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो स्टॉप लॉसेज हैं उनको फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये है राय। अब स्टॉक्स पे आ जाएं, बहुत हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। आज बैंकिंग में जो दबाव है उसमें पीएनबी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज़्यादा टूटने वाले स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक में। एक बार कुणाल जी फटाफट से देख के बता दीजिए, जो सरकारी बैंक्स में बिकवाली है ये आज निजी क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से टूटे हैं। पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं आप? देखिए मैं तो तीनों ट्रैक कर रहा हूँ रजत, और तीनों में मुझे बिकवाली के ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका आपने नाम लिया, सबसे क्लियर ब्रेकडाउन बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आता हुआ दिख रहा है। 105 रुपए के नीचे ब्रेकडाउन आया है, 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन था और उसके बाद अब दोबारा मंदी हावी होती हुई नजर आ रही है। जो मार्केट में अभी पुल बैक आया उसमें भी आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा वहीं का वहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर है, 100 के नीचे जाएगा और एक बार के लिए हो सकता है कि इसमें 96-97 के लेवल्स पे आ जाए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बेचना चाहिए, 104 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है कि 96 तक फिसलेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली जो और आ सकती है, 96 तक के टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं। एक शेयर, इनफैक्ट एक सेक्टर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट रहा था वो था पार, और आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी इस सेक्टर ने दिखाई है। चाहे आप अदानी पार देख लीजिए, पावर ग्रिड इस समय निफ्टी का सबसे तेज चलने वाला स्टॉक है। इसके अलावा है एनटीपीसी जिसमें 3% के रिटर्न बनते हुए नजर आए। शर्मिला, कोई स्पेशल कारण है आज बढ़ने का या फिर बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चली थी इसलिए खरीदारी देखने को मिल रही है? या वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं है सेक्टर के लिए, क्योंकि जिस तरह के एनपीएस है वो ज़्यादा करके पावर सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज़ प्राइसिंग और कंजम्पशन या जिस तरह के डेट लेवल्स है, कोई भी एक्चुअली पैरामीटर पे ये सेक्टर लेने जैसा मुझे तो नहीं लग रहा। तो फॉर मी दिस सेक्टर वेरी ऑनेस्टली स्टिल अ कंप्लीट अवॉइड। रिकवरी आज के सत्र में एलएनटी पे देखने को मिली, बहुत ज़्यादा पिटाई के बाद आज चल पड़ा। 1.5% के आसपास के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए। एक बार कुणाल जी आप ही देख के बताएं, क्या यहाँ पर तेजी भी और बढ़ सकती है? और ये लेटर हाफ में जो हम बाजार के एकदम से स्विंग की बात कर रहे थे, ये स्टॉक अच्छा रिकवर किया पिछले आधे घंटे 1 घंटे के दौरान? देखिए 2 दिन पहले रजत हम बात कर रहे थे एलएनटी की, और आशु जी इस पर बिकवाली की राय दे रहे थे, और मैंने कहा था कि 1200-1225 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। वो सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा तब तक नई बिकवाली नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट पुल बैक की स्थिति बनेगी, और वही आप होते हुए आज देख रहे हैं। मुझे लगता है पुल बैक एक्सटेंड कर सकता है। 1210 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट चार्ट पर है, और अगर पुल बैक आता है तो जिस गिरावट का जो साइज है उसी मैग्नीट्यूड में आपको पुल बैक आते हुए नजर आएगा। तो एक बार के लिए 1300 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पर बेचना ज्यादा हितकारी नहीं होगा, और स्टॉप लॉस जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 1210 का रख के होल्ड करें, पुल बैक का इंतजार करें। लेकिन ये जो ट्रेड वॉर की चिंताएं अभी भी हावी हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होगी चाइना और यूएस के बीच में जो वार्ता चल रही है उसके चलते। आज मेटल्स का दिन खराब हुआ। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज बिकवाली, और सभी स्टॉक्स दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली। कंसर्न्स, अच्छा वेदांता पे तो लगातार यहाँ पर बिकवाली ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर मेटल खराब है, ऑटो और मेटल 2019 टच मी नॉट, बहुत बिकवाली हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर अगर वेदांता वेदांता पे देखें, वो कंसर्न्स भी है ना रिगार्डिंग देयर परचेज। टुटिकोरिन प्लांट वाले तो ही हैं, वो सब है कभी नहीं, जो ओवरसीज का उन्होंने जो परचेज की बात की हाँ, है, प्लस वो सारे गवर्नेंस इश्यूज भी आए, वो सब है, बहुत सारी चीजें हैं। ये दोनों मामला ढीला है। अच्छा, ये ऑटो सेक्टर की बात करें तो इसमें एक स्टॉक है अशोक लेलैंड, जिसमें कल के सत्र में एकदम से तेजी आ गई थी नतीजों के बाद, लेकिन ऊपरी स्तर पर संभलना मुश्किल हो गया अशोक लेलैंड के लिए, और आज के सत्र में करेक्शन है स्टॉक में। 79 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा बिकवाली। राकेश जी एक बार देख के बताएं, पहले तो मेटल्स ही बताएं सर, जिस तरीके से आज टूटे हैं टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, यहाँ पर क्या बिकवाली का मौका अभी और है? नहीं देखिए रजत, हिंडाल्को तो काफ़ी समय से नीचे जा रहा है, और हिंडाल्को में सबसे पहले अनिल जी ने बिकवाली की राय दी थी, फिर नितिन जी ने अपने पीसीआर में बिकवाली की राय दी थी। वेदांता भी अनिल जी ने काफ़ी ऊपरी स्तरों पर 162, 163 के अराउंड कवर करा था। इन स्तरों पे तो रजत इनको बिकवाली की राय नहीं है। इन स्तरों पर फ्रेश कहीं कंफर्ट आता है स्टॉप लॉस के हिसाब से तो वो टाटा स्टील है, जहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिला था। बट यहाँ पर भी पुल बैक में, रैली में अगर आपको 477, 478 के भाव मिलते हैं तब बेचना चाहिए। 490 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ये स्टॉक 442, 443 तक टाटा स्टील गिरने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अनिल जी, निफ्टी की जो बिकवाली है ना वो अब और एक्सटेंड होती हुई नजर आई है, और यहाँ पर जो आपने लेवल बताए थे उससे लगभग 35-40 अंक ऊपरी स्तरों से यहाँ पर फिसलता हुआ नजर आया है। तो ये रणनीति तो एकदम से सटीक हुई, और पिछले ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसा बनवा दिया आपने।
10,727, 10,725 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैं सिर्फ 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट की, पिछले 15 मिनट की। नहीं जाएगा वो तो, मतलब नहीं। इसलिए आज मैंने बजाय 2:45-3 बजे के इंतज़ार करने के, मैंने कहा पहले ही डेटा बुला के कर लेते, इसको ख़त्म करते हैं। नहीं तो एकदम सही लेवल पे मैं भी है ना कुणाल जी राकेश जी की तरह वो यूज़ करूँगा। कुणाल जी राकेश जी का क्या सिस्टम है, जब इनके कॉल आ जाता है BTST का, या हाथ खड़ा करके बता देते हैं। मैं खाली अपने डेटा के लिए 2:30 बजे का इंतजार करता हूँ कि मैं 2:30 बजे ही करूँगा। क्यों भाई, मुझे भी जब लगेगा कि जिस समय डेटा एनालिसिस करना उस समय करूँगा। तो अच्छा हुआ ना 10,725 पे हुआ, तो कम से कम वहाँ से 30-40 पॉइंट नीचे तो आया ना। 10,688, 40 पॉइंट नीचे आ चुके ऊपरी स्तरों से, तो बिकवाली है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए, अभी फिर कुणाल जी कह रहे हैं कि बिगुल बजाओ। वो किसी भी वक्त बिगुल बजाते हैं, बजाइए BTST का। चलिए, तो BTST का बिगुल बजाते, पहला बिगुल है इनफैक्ट, पहली कॉल आ रही है उनकी ओर से। बताइए सर। रजत, जैसे अभी आपने बात की थी बैंक ऑफ बड़ौदा PNB की, और उसी तर्ज पर देखिए जो काउंटर मुझे लगता है इन स्तरों पर सबसे क्लियर ब्रेकडाउन दे रहा है वो है OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिस पर पहले मैंने और राकेश जी ने भी बिकवाली की राय दी है। और अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन 81 रुपए के नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। ये काउंटर अब 80 रुपए 50 पैसे के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करें, पहला टारगेट 77 का होगा, दूसरा 73 रुपए का होगा, और स्टॉप लॉस 84 रुपए पर रख करके बेचना है। ओरिएंटल बैंक बेहद कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है। इंडियन बैंक, OBC, यूनियन बैंक, सभी के चार्ट्स कमजोर हो रहे हैं और इनका बीटा जो है बड़े स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अगर बाजार में गिरावट और हावी होती है तो सबसे ज्यादा मार सरकारी बैंकों पर पड़ेगी और OBC को इन स्तरों पर शॉर्ट करना है। चलिए, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स स्टॉप लॉस लगाना है आपको 84 का, पहला टारगेट 77 और 73, ये दूसरा टारगेट होगा जहां पर बिकवाली हो सकती है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कमजोर स्ट्रक्चर और तमाम PSU बैंकिंग स्टॉक्स देखेंगे आप, ज्यादातर स्टॉक्स आज निचले स्तर पर, दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। तो OBC ये BTST ट्रेड है, 80-50 के आसपास इस समय बेचने का मौका है। 77 से 73 तक के टारगेट के लिए आप बेचें, 84 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। बाजार पहुंच गया 10,681, नीचे आ रहा है। एक और स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज। कहानी तो सुनी होगी जैन साहब आपने, जिस तरह के कारनामे आज सामने आए हैं कि कोटक सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की, और उन्होंने कहा कि जो इन्होंने अकाउंटिंग के नियम बदले उसके चलते हुए प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा था, और उसको लेके उन्होंने एकदम आंखें तरे दी और मूड बिगाड़ लिया। मूड क्या बिगड़ा, देखो जो जिन लोगों को रिजल्ट अच्छा लग रहा था अचानक से ख़राब लगने लगा। 8% ये स्टॉक लुढ़क गया। जैन साहब क्या करना है, 22,000 का शेयर है ये। देखिए, मुझे समहाउ इस स्टॉक में वैसे भी कंफर्ट नहीं है, पहले भी नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए हमेशा जब इस स्टॉक की बात होती थी तो मैं जो दूसरे सस्ते विकल्प थे, और तब मिड कैप और स्मॉल कैप में एक चाल भी रहती थी, तब वो स्टॉक्स में समहाउ कंफर्ट भी आता था। बट अब ओवरऑल मैं अगर कहूँ, देखिए लक्स इंडस्ट्रीज और दूसरे और भी है, रूपा एंड कंपनी, और ये सबसे अगर हालांकि कंपैरिजन उतना नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे ब्रांड इक्विटी और फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है। बट आप देखिए अगर 65-70 के PE मल्टीपल पे कोई स्टॉक चल रहा है, तो वहाँ पे अगर 15-18% कोई रिजल्ट्स में ग्रोथ भी आए तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें डिस्काउंटेड है। और ये एक देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लोग के लिए ठीक था, बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना। अब ऐसा लगता नहीं है कि आगे भी ऐसे ही टाइप के रिटर्न्स ये दे पाएगा, और 10 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना ही है। तो अब क्या है कि जो सेफर स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक्स है, आप देखिए निफ्टी में भी कोई ये नहीं है कि बाकी सारे स्टॉक चले हुए, 7-8-10 स्टॉक चले हुए, उसके अलावा आप कई स्टॉक्स है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि नया निवेश करना तो वो इस स्टॉक में नहीं करें, दूसरे स्टॉक्स में जाएं। और ये जो चीज़ें सामने आई है उसकी वजह से आज पिटाई हुई है। कल हालांकि रिजल्ट्स को अच्छा देखते हुए तेजी आई, बट ओवरऑल आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ हाई वैल्यूएशंस। और ये इसी स्टॉक में नहीं, और कई स्टॉक्स में जहाँ पे इतने हाई वैल्यूएशंस रहते हैं तो वहाँ पे एंट्री नहीं ली जा सकती है। नहीं, वो तो रिजल्ट तो अच्छे इसलिए आए थे, अच्छे इसलिए लग रहे थे कि भाई जो समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो रिजल्ट बराबर बताया नहीं। अकाउंटिंग वाला जो मामला था, क्योंकि नियम बदले हैं उस वजह से रिजल्ट ठीक देख रहे हैं। पुराने अकाउंटिंग नियमों से करते तो शायद तो रिजल्ट इतने अच्छे नज़र नहीं आते, और उसी वजह से ऐसा लगता है कि दिक्कत हुई। तो ये प्रॉब्लम तो है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो नियम बदले उसमें कुशल ने रिसर्च की, वो हमारे साथ से मौजूद भी, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार पेज इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या हुआ, अकाउंटिंग क्या क्या। बहुत बड़ी बात तो ये कि मैनेजमेंट आखिरकार कह क्या रही है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर। कुशल फटाफट से बताएं, हुआ क्या पेज इंडस्ट्रीज में, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो बदलाव है इसका असर क्या देखने को मिल रहा है? जी हाँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो बदलाव हुआ है उसमें FY19 में इनको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो आय है उसमें इनकॉर्पोरेट जो करना चाहिए था
वो उनको एक मुश्त आय के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था, कोटक ये बता रहा है, न कि जो मेन आय है उनकी उसमें बढ़ाना चाहिए था। तो अगर उन्होंने क्या किया है कि मेन आय जो है वो 33 करोड़ बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो आपकी आय में बढ़त दिख रही है वो करीब 18.8% की दिख रही है, बल्कि जबकि अगर उसको एडजस्ट करके देखते हैं हम तो आय में करीब 13.5% की बढ़ोतरी ही हुई है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो ये आय जो बढ़ी हुई उन्होंने रिपोर्ट किया उस हिसाब से मार्जिन्स में 1.6% की बढ़ोतरी देखी गई है, पर जो एडजस्टेड बढ़ोतरी है, माफ़ कीजिएगा, जो गिरावट आई है मार्जिन्स में वो करीब 2% की गिरावट आई है वो एडजस्टेड आय करने के बाद। तो इसी वजह से बाजार को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है और पेज इंडस्ट्रीज में गिरावट देखी गई है। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। गिरावट क्यों देखने के लिए एडजस्टमेंट कर दें तो 13.5% आय में ग्रोथ होनी चाहिए थी, दिखा दी 18.8%। बताइए शर्मिला जी, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आई थिंक एंड यही है, अपनी पहली भी इसके बारे में बात हुई है कि ऐसे जो स्टॉक्स थे जिनके वैल्यूएशंस इतने हाई थे, देयर वाज रियली नो रूम फॉर एरर। नहीं, एक चीज़ वो तो ठीक है, रिजल्ट खराब। आप मुझे एक सिंपल चीज़ बताओ, अगर जो इन्होंने रिजल्ट को पहले खराब देते थे इतनी आय बताने के बजाय, तो स्टॉक कम पिटता या इस तरह की चीज़ सामने आने के बाद ज़्यादा पिटता है? आई थिंक 2 बार पिटता है स्टॉक। नहीं, अगर ईमानदारी से बता देते भाई कि हमारी जो ये इतनी होती इनकम, खराब रिजल्ट है, तो मार्केट खाली खराब रिजल्ट की पिटाई करता। यहाँ पे खराब रिजल्ट के साथ साथ गवर्नेंस की भी पिटाई, 2 बार पिटाई हुई है ना, डबल पिटाई हुई ना। कुछ खास अच्छे नहीं थे रिजल्ट, इसलिए पिटाई हुई। और अब ये इस तरह से उन्होंने थोड़े विंडो ड्रेसिंग करके अच्छे दिखाए रिजल्ट्स, इस वजह से और गिरावट आई। अच्छा कुणाल जी, ये जो नहीं, कुणाल जी नहीं, राकेश जी बहुत सारे वो हेज फंड और किस से बात करते रहे। राकेश जी, ये इस तरह की जो घटनाएं होती है उससे ये सारे जो फंड मैनेजर होते हैं उनके दिमाग में क्या शक का कीड़ा घुस जाता है? नहीं अनिल जी, ऐसे कोई शक का कीड़ा ऐसे नहीं अनिल जी घुसता है। मेरे को नहीं लगता अनिल जी ऐसा कुछ शक का कीड़ा घुसता है ऐसी ही दुर्घटनाओं से। तब कब घुसेगा? ऐसे में नहीं घुसेगा तो कब घुसेगा फिर? बंसल जी दुर्घटना को समझ नहीं पा रहे, लेकिन हाँ चलिए, एनीवे, जो जहाँ भी जिन कंपनियों में अगर अकाउंटिंग को लेकर, बैलेंस शीट को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जो क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो जाती है। एनीवे, इस वक्त मूड तो बाजार में कमजोरी का ही है, सिंपल चीज। एसबीआई को भी देख लें एक बार, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर में बोल रहा हूँ, पीएसयू बैंकिंग ज़्यादा टूट रहा है आज। अच्छा, निजी क्षेत्र के कंपेयर एसबीआई देख लीजिए, इंडियन बैंक देख लीजिए, इंडियन बैंक तो 6% नीचे आ गया, एसबीआई में गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार कुणाल जी, अगर आप ये देख पाएँ, इंडियन बैंक 7-8% के आसपास नीचे आ चुका है। अब देखिए बहुत ज़्यादा बिकवाली है सर। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से एक बार दिखा दीजिए, ये भी चार्ट फायर कर दीजिए। पूरा ही बैंकिंग खेमा, सरकारी बैंक्स आज बहुत ज़्यादा दबाव में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 261, 262, इन लेवल्स पे भी मौका है क्या शॉर्ट करने का कुणाल जी? देखिए बिल्कुल मौका है रजत, एक फ्रेश ब्रेकडाउन स्टेट बैंक में देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है, अब मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि सबसे ज़्यादा गिरावट जो है सरकारी बैंकों में दिख रही है और मुझे लगता है कि गिरावट एक्सटेंड करेगी, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो हैं दिन के अंत में अपने मेजर सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड करने लगे हैं। इंडियन बैंक जिसकी आपने बात की, 2 दिन का पुल बैक समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है और 210 का लेवल इंट्राडे में ब्रीच हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए 190 तक भी फिसल सकता है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जितने भी सरकारी बैंक है, सबसे ज़्यादा कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर इन्हीं के। ओके, सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर चार्ट स्ट्रक्चर इंडियन बैंक का। और एसबीआई पिछले 4-5 दिनों से आशीष जी चिल्ला के बोल रहे थे बेचो बेचो बेचो। अभी एक चीज़ है, एक स्टॉक है वायदा कारोबार के बैन में, वो है जेट एयरवेज। अब जैन साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है मेरे दिमाग में जेट एयरवेज पे, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट से बिगुल बजवा दूं, क्योंकि कुणाल जी कर रहे हैं बहुत देर से इंतज़ार। कुणाल जी कर रहे हैं कि राकेश जी कर रहे हैं? दोनों में से एक जना तो कर रहा है। बिगुल बजाकर मैं चलता हूँ सीधा दिल्ली। बताइए सर। अनिल जी, कॉल से पहले जो भी आपका प्रश्न था वो मैं समझ नहीं पाया था, वो थोड़ी देर बाद मुझे क्लियर हुआ। जो आपने पूछा था, बिल्कुल अनिल जी, फंड वाले के दिमाग में ना सिर्फ शक का कीड़ा अनिल जी आता है, बल्कि वो तो बिल्कुल ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन ऑफलोड करते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण दिया था कि बड़े आदमी भी गलती करते हैं, जैसे एक रिटेल निवेशक गलती करता है, बट बड़ा निवेशक जो होता है, जो बड़ा प्लेयर होता है, वो गलती को सुधारता है एग्जिट करके। तो जैसे ही शक का कीड़ा अनिल जी दिमाग में आता है, चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो बड़ा हो, जो रिटेलर होता है वो सिर्फ वार्तालाप करता है, जब आदमी बटन प्रेस करता है और वो एग्जिट करता है। मैं समझ गया था। उस समय लगता है आपकी चार्ट्स में कुछ ना कुछ खोज जारी रही होगी,
कुणाल जी की तरह कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे, तो आपने इसलिए शायद सवाल बराबर सुना नहीं। मैं भी सरप्राइज था कि बंसल जी इतनी गहरी पकड़ रखने वाले ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है। अच्छा आप बताइए आपका BTST है? अनिल जी BTST और मेरा अनिल जी बिकवाली की राय है अनिल जी DCB बैंक पर। ओके, मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखें तो काफी बैंक गिरे हैं, फेडरल बैंक ने एक अच्छी गिरावट दिखाई है और अब DCB बैंक अनिल जी लग रहा है मुझे जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और अनिल जी काफी समय बाद जो आपका मैजिकल फॉर्मूला है, जैसे स्टॉक 3% डाउन है, ओपन इंटरेस्ट में 7% से ऊपर का इजाफा है, टेक्निकली एक ब्रेकडाउन है और यहाँ पर मुझे लगता है कि बेचना चाहिए। 176 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 163 के लक्ष्य के लिए DCB बैंक में बिकवाली की राय है। 163 163 का टारगेट है, 172 171 के आसपास बेचना है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है सर? अनिल जी 176 का। 176 का। और कुणाल जी ने कौन सा बैंक बेचा था? OBC। कुणाल जी OBC बेचा था ना आपने? जी अनिल जी OBC बेचा था मैंने। ओके, तो आपको सरकारी बैंकों की करनी है धुलाई तो OBC की करिए, प्राइवेट की करनी तो DCB की करिए, लेकिन बेचिए बैंक, ये बात साफ है दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। हाँ, तो जैन साहब से मुझे क्या पूछना था? मैंने बोला था एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछूंगा। जेट एयरवेज पे क्या सवाल था? स्टॉक तो जैसे ये खबर आई थी उसके बाद थोड़ा ऊपर निकला, पर अब फिर से मुनाफा वसूली हो रही है हाई लेवल्स पे। नहीं वैसा नहीं है ना। हाँ याद आ गया, सवाल भूल गया था। SBI से जेट पे पहुंचे थे ना हम। हाँ। अच्छा, जैन साहब अब सवाल याद आया। SBI उड़ाएगी जेट। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि जेट के हवाई जहाज SBI का मैनेजमेंट उड़ाएगा, यानी कि कर्ज को इक्विटी में बदल रहे हैं, सबसे बड़ा शेयर होल्डर जेट SBI हो जाएगा। अब ये जेट एयरवेज जो है ना, ये हर वक्त बैन में रहता है, तो फिर क्या मैं SBI को शॉर्ट कर दूं? देखिए आज SBI में जो गिरावट का कारण है उनमें से एक है जेट एयरवेज सर्टेनली। देखिए इस तरीके से जेट एयरवेज के लिए तो देखिए एक कोवेटेड चीज हो गई कि उधारी में पैसे लिए हुए थे और उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो जो बोरोअर है उसके लिए तो एक सोल्यूशन हो गया और जो लेंडर है उसके लिए ये सोल्यूशन सही नहीं है। वो घोड़ा और घास वाली कहानी हो जाती है, घोड़ा घास खाएगा तो फिर वो दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या वाली बात हो गई है। तो मेरे हिसाब से देखिए कुल मिला के ये है कि ये नेगेटिव न्यूज़ है पर्टिकुलरली SBI के लिए भी और ऐसे कई PSU बैंक्स के लिए जहां पे इन तरीके के सेटलमेंट्स आएंगे और पर्टिकुलरली यहाँ पे तो हो सकता है कि एक प्रेशर भी पड़ा होगा SBI के ऊपर कि कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट किया जाए। और अब ये इस तरीके से अब जब बोर्ड आएगा तो एक प्रोफेशनल बोर्ड आएगा। बट एक चीज़ और है कि जब 3-4 अलग अलग लेंडर्स जब अपना बोर्ड बनाएंगे और सब रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, किस तरीके से नया मैनेजमेंट आता है, क्या आता है, उन सारी चीज़ों पे भी नज़रें बनी रहेगी। तो हालांकि अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं है और गोयल साहब है बोर्ड में, तो इतनी इजीली शायद मैनेजमेंट वहाँ से भी जाएगा नहीं। अब कौन उड़ाता है उड़ान को देखते हैं, बट ओवरऑल दोनों के लिए पॉजिटिव नहीं है मेरे हिसाब से। तो SBI के लिए तो ये पॉजिटिव है ही नहीं और जेट के लिए हालांकि मार्केट ने थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया क्योंकि ओवर द लॉन्गर पीरियड कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतरी होगी। बट फिर भी मेरी राय में दोनों ही शेयर मतलब इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से नेगेटिव है। बट SBI फिर भी मुझे लगता है कि डाउनसाइड आए तो एक ठीक है, पूरे पोर्टफोलियो में एक छोटी चीज़ है, कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट कर जाएगा। बट ओवरऑल जेट पे मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। जेट पे बुलिश नहीं है, जेट में मंदी ही करनी है। फिसल सकता है 85 करोड़ के आसपास तो हो गया इनका डायरेक्ट रेजोल्यूशन रिकास्ट जो करना था, इतना तो मिल ही जाएगा धीरे धीरे करके। क्या जो क्या मिल जाएगा? इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, क्या जो मिलेगा वो जाएगा ही जाएगा आने वाले समय के लिए। और वो भी इसके लिए एक ही काम अच्छा हुआ है, इक्विटी में कन्वर्जन हो रही है। एक ही काम अच्छा हुआ कि अब जो पहले जो डेट था जिसपे हर क्वार्टर में हर महीने इनको जो ब्याज चुकाना पड़ता था, जो वो भी नहीं चुका पा रहे थे ब्याज की वजह से और NPA हर क्वार्टर बढ़ते थे, वो नहीं होगा। और बैंकों के लिए इतना ही कि अब NPA नहीं मानना पड़ेगा, उसको इक्विटी हो गई तो इक्विटी तो ठीक है, पड़ी है इतनी सारी इक्विटी में थोड़ी और सही, तो ये रिलीफ है। बाकी एयरलाइन चलाने के लिए जो जेट को पैसे चाहिए, पायलट को देने के लिए सैलरी चाहिए, ATF खरीदने के जो पैसे चाहिए, वो किधर है? नया पैसा आ रहा है क्या? देखो मैं है ना आके मतलब अगर आपकी तबीयत ख़राब है, मैं आके बहुत अच्छी बातें करूँ, रजत जी आप ठीक हो जाओगे, कोई चिंता मत करो, सब बढ़िया है, आराम से ये वो, लेकिन जब तक आप दवा नहीं खाओगे मेरे बोलने से थोड़ी ठीक हो जाओगे। तो ये वाला हाल जेट का है। आपने एक कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन पैसा कहाँ है? जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक समस्या नहीं सुलझेगी। तो ये पैसा इनके लिए दवाई का काम कर रहा है।
तो अब अगर ये बैंकर सब मिलकर पैसा डाले, शर्मिला जी सही है ना, बिना पैसा डाले कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स नाउ दे गो बियॉन्ड, बट आई थिंक द ओनली सॉर्ट ऑफ सिल्वर लाइनिंग इन ऑल दिस इज कि एक जो किंगफिशर का जो बुरा हाल हो गया था, एटलीस्ट दैट बुलेट इज डॉज कि बैंक्स के एनपीएस में सीधा ऐड नहीं हुआ, उनके पास इक्विटी आ तो मेरे जो जेट प्रिविलेज में मेरे जेपी माइल्स हैं वो डूबेंगे नहीं। कहेंगे मैं आगे उनको काम में ले लूंगा, है ना, कि मेरे लिए उतनी तो बच रहे। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है अगर इतिहाद आता, इतिहाद पैसे भी डालता, बहुत अलग चीज है, मैनेजमेंट भी लेता, तब तो मजा अलग था। हाँ, बहुत अलग चीज है। अब इसमें मुझे नहीं पता कि ये सब होने के बाद इतिहाद बोले कि पहले आप सब जो करना है बैंकर के साथ कर दो, उसके बाद मैं आता हूँ, अब आ जाए तो पता नहीं। लेकिन अभी तक जो हुआ उसमें जेट के लिए कोई मतलब ऐसा कंपनी नहीं डूबेगी उतना ही है बस। ये नहीं कि कंपनी चल पड़ेगी या पैसा अचानक से आ गया, वो पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आएगा तब तक मुश्किल है मामला। तो कोई बहुत इसलिए आज सुबह एडिटर स्टेक में हम यही बात कर रहे थे। ये से बहुत पॉजिटिव मत समझिए कि रिजोल्यूशन हो गया, रिजोल्यूशन सुनने से तो लोगों को लगा रहे वाह अच्छा काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। आपने खरीदारी बिकवाली की सलाह तो नहीं दी? ना ना आज नहीं दी, आज जेट में पागल होंगे पर ना ना, ये तो इसको हमारे पास वो है जो आपने बोला था, रोज ये टेक ऑफ करता है, रोज क्रैश लैंडिंग करता है दोनों तरफ स्टॉक, और बैन में ऊपर से इंट्राडे में उसके बावजूद सब उठा पटक। ये खरीदने बेचने वाला स्टॉक है नहीं। अब मुझे थोड़ी पता कि ये सब होने के बाद अगली बार कोई इतिहाद के लिए तैयारी हो जाए, यू नेवर नो। इतिहाद की कंडीशन ही यही हो कि पहले आप बैंकों का मैटर सेटल कीजिए, फिर मैं इक्विटी डालूंगा। तो हो सकता है इतिहाद आ जाए तो 250 भी हो जाए, 300 भी हो जाए, 350 हो जाए, और या कोई बैंक से कहे कि हम जो फ्रेश पूंजी डालेंगे, या तो डालेंगे नहीं, डालेंगे तो 100, 125, 150 में डालेंगे, कोई राइट्स इशू लाओ या किसी और तरीके से पैसा। तो पता नहीं ना हमें, जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या बोलें कि खरीदना है या बेचना है। सिर्फ हम विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई ये सिनेरियो है और जो हुआ ये कितना अच्छा है कितना खराब है। फ्यूचर का पता नहीं क्या खबरें आएंगी, और इस तरह के शेयरों में, इस तरह के माहौल में किसी भी तरह की कैसी भी अच्छी या बुरी खबर आ सकती है। कल को खबर ही आ जाए कि इनको राइट्स इशू लाना है, नीचे के दाम में लाना है, और उसमें भी कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है, तो फिर खराब। अचानक से खबर आ जाएगी नहीं अब इतिहाद का मूड बदल गया है, सब बैंकर सेट हैं, चलो हम ले लेते हैं स्टेक, भली 50-100 ऊपर ले लेंगे। अब गोयल साहब का कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है 20% जो हम चाहते थे, या अब टाटा वापस से रिवाइव करने लगे। तो आपको पता ही नहीं है होने वाला क्या है। जब पता नहीं तो फिर भगवान भरोसे जो चल रहा है देखो आप आराम से। चलिए, परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी है नहीं। देखना होगा आने वाले समय के लिए प्राइस पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आज निचले स्रोत से रिकवर हो गया जेट एयरवेज, जो 224 के लेवल पे फिलहाल कामकाज कर रहा है। लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले एक ब्लॉक डील हुई है, 11 लाख शेयरों का सौदा हुआ अशोक लेलैंड पे 79.70। हम थोड़ी देर पहले इस स्टॉक पे अभी बात भी कर रहे थे, आज दबाव में 80 के आसपास ट्रेड हो रहा है 5.2, लेकिन 11 लाख शेयरों का एक बड़ी ब्लॉक डील इस स्टॉक पे होती हुई नजर आई है। और एक खबर अभी आई है डिशमन कार्बोजन पे, जिसमें इनके एक प्लांट को, नरदो प्लांट को यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिले, कोई आपत्ति नहीं मिली है। और आज के सत्र में जहां फार्मा स्टॉक्स गिर रहे हैं, डिशमन कार्बोजन निचले स्रोत से रिकवर करता हुआ 192 के स्तर पर पहुंचता हुआ, बहुत शार्प रिकवरी अब इनफैक्ट स्टॉक में देखने को मिल रही है, और दिन के उच्चतम स्तर पर लगभग 4.5% की रिकवरी है। कुणाल जी फटाफट से डिशमन कार्बोजन इस कंपनी का चार्ट खोलिए और बताइए ये क्या टिकाऊ है रिकवरी? देखिए मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए रजत, ये काउंटर में ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। 2 मिनट 5% ऊपर आ चुका है सर, 191 के लेवल को भी क्रॉस कर चुका है, 190 155। एक्शन बहुत चुनिंदा स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है, और कैश मार्केट का वो भी, जहां पर खरीदारी है ऐसे गिरते बाजार में लगभग 5% का रिटर्न। कुणाल जी अगर आपने चार्ट्स देख लिए हो तो आप बताइए, डिशमन कार्बोजन 191 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। देखिए एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है रजत, और मुझे लगता है कि जिस तरह का ब्रेकआउट है इस काउंटर में और ऊपर जाने की क्षमता दिखती है। 4% की तेजी ऑलरेडी हो गई। मुझे लगता है कि 185 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखा जाए तो एक बार के लिए आपको 198 तक के लेवल्स का इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विड काउंटर है तो इस बात का ख्याल रखें, और 185 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। एक और स्टॉक है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आज के सत्र में बढ़त के साथ ही कामकाज करता हुआ नजर आया। रिजल्ट अच्छा आए थे इसके, रिजल्ट्स अच्छे आए थे, और 4.5% गिरते बाजार में इसमें एक्शन देखने को मिला। तेजी वाला स्टॉक है आज 71.50 के लेवल को, और बहुत समय बाद इतना मूव मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन एक और स्टॉक है जरा इस पे राय लेना चाहता हूँ मैं। नितिन जी आप बताइए क्या हो रहा है इस शेयर में। SREI इंफ्रा, श्री इंफ्रा 10% स्टॉक नीचे है, 20% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, और ये मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ी से गिरा भी, नीचे कितना लो बताया 22.55, यानी कि निचले स्तरों से ₹1.5 रिकवर भी हुआ है और ऊपरी स्तरों से ₹2.5 नीचे भी है।
तो काफ़ी वोलेटाइल भी है। ओपन इंटरेस्ट ज़बरदस्त बना है 18,60,000 शेयरों से। क्या 20 के नीचे जाने को तैयार है नितिन जी? देखिए जी, जो बाउंस लास्ट 4-5 दिनों में आया उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप है और लॉन्ग लिक्विडेशंस भी हुए हैं। इसका मतलब है कि वीकनेस है और ये कम से कम 22 से लेकर 21 तक आना चाहिए और आपको यहाँ पे 26 रुपये का एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो इस लेवल पे 26 का स्टॉप लॉस रख के बिकवाली करनी चाहिए, बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। 22 से लेकर 20 का टारगेट बनता है। इसमें अगर ऑप्शंस आप देख लें, अगर लिक्विड है तो 22 की या 23 के आसपास की अगर कोई स्ट्राइक अवेलेबल है तो उसमें ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लॉट साइज़ बड़ा होगा, वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो 26 का स्टॉप लॉस रखें और 20, 22, 23 कोई भी ऑप्शन है वो ले लें, 20 का टारगेट होगा। ओके, ऑप्शन लेकर करें, टारगेट ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए मैंने 20 का लेवल ही पूछा। 20 के आसपास के लेवल आ सकते हैं, स्टॉक है कमज़ोर। अच्छा जैन साहब, ये आपको जब भी शेयरवेयर खरीदना होता है या कभी बेचना भी होता है, बेचते भी तो होंगे, खरीदते तो कोई ऐसा कुछ आपके ऐसा रहता है कि इस दिन करूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या सुबह बेचूंगा तो ज़्यादा, शाम को खरीदूंगा तो अच्छा, कुछ ऐसा आपके सिस्टम रहता है? कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम जिसे कहते हैं कि ये मेरे लिए शुभ है, या जिसको भाई आप अंधविश्वास बोल दो या अपने लिए अच्छा मानते हो, ऐसा कुछ करते हैं आप? नहीं, सवाल इंटरेस्टिंग है अनिल जी, ये टोटका वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ, टोटका, एग्जैक्टली वही टोटका। हाँ, कुछ ऐसा होता है टोटका? वो राजस्थानी भाषा में टोटका। हाँ, नहीं, देखिए टोटका तो नहीं है, बट सर्टेनली ये कई बार क्या होता है कि ये जरूर देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर तेज हुआ है जिस दिन, तो उस दिन जल्दी से एंट्री नहीं लेते हैं। कई बार जनरली देखिए टेक्निकली ऐसा होता है कि ब्रेकआउट आ गया तो लेना है, ब्रेकडाउन आ गया तो बेचना है, बट समहाउ मैं देखता हूँ कि जहां पे सुस्ती बनी हुई रहती है स्टॉक में, वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं हमेशा से। ऐसा नहीं, और कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे क्या होता है कि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक हो। ऐसा नहीं, जैन साहब मैं वो टोटके की बात कर रहा हूँ। वो टोटके का एक चक्कर चल रहा है आजकल मार्केट में, वो है फ्राइडे का, ब्लैक फ्राइडे। 2 महीने से चल रहा है। हाँ, 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से हर शुक्रवार को एक स्टॉक की धुलाई होती है। मतलब कोई एक स्टॉक ऐसा है जिसको पकड़ के पूरी तरह से, और वो भी दिग्गज कंपनियां हैं, निफ्टी वाली। ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू ऐसी छोटी मोटी कंपनियां हो। पिछले 2 महीने से हर शुक्रवार, अगले शुक्रवार को छुट्टी रखनी चाहिए। नहीं भले चाहिए तो मतलब है ना, हम सैटरडे काम कर लेंगे भाई, सैटरडे को मार्केट कर। ये जिस तरह से हो रहा है तो मतलब बताओ जरा कौन सी कंपनियां? सन फार्मा। हाँ, 18 जनवरी को टूटा था। 18 जनवरी सन फार्मा। उसके बाद बारी आई वेदांता की, शुक्रवार 1 फरवरी। देखो बुरी तरह से गया, खराब नतीजे आए थे, ऊपर से जो बोल रहे हैं गवर्नेंस वाली इशू है, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो गया नेगेटिव। उसके अलावा 8 फरवरी का दिन शुक्रवार टाटा मोटर्स की बारी आ गई। यहाँ तो खैर इम्पेयरमेंट कॉस्ट, हाँ इम्पेयरमेंट सिर्फ 30% गिरा था, बस सिर्फ 30-40%। हाँ, रिकॉर्ड घाटा मरवा दिया। उसके अलावा 15 फरवरी एक और तारीख, जो कि आज की तारीख है, डॉक्टर रेड्डीज की बारी आ गई। सब निफ्टी के स्टॉक, सारे निफ्टी, और हर ये सारे शुक्रवार को हुए। तो अब एक पोल कर लिया जाए, क्या शुक्रवार को मार्केट बंद रहनी चाहिए? 3 दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए? शर्मिला जी 100% तैयार है आप? खास करके वो टाटा मोटर जैसे नतीजे आते हैं ना, तो उनसे तो 1-2 हफ्ते की छुट्टी मिलनी चाहिए टू रिकवर फ्रॉम सच इम्पेयरमेंट लॉस। जैन साहब? नहीं सर, फ्राइडे को बंद नहीं होना चाहिए। देखिए हम ब्रोकर है, ऐसे अगर बंद होने लग जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा एक रेवेन्यूज पे फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे याद है नवंबर 2016 में दिवाली का समय था और बहुत सारे हॉलीडेज जब आ गए थे तो बहुत बड़ा डिप आया था ब्रोकरेज रेवेन्यूज में। तो जल्दी से तो देखिए बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि खर्चे तो वही रहते हैं और ब्रोकरेज डिप हो जाएगी और फिर 3 दिन रहा तो फिर रिस्क भी बड़ा हो जाएगा। अरे जैन साहब इतने अलग बात है। देखिए जैन साहब थोड़ा मन कोमल रखो, दयालु बनो। आप ब्रोकरेज के चक्कर में कितना नुकसान करा रहे हो? 30% का सोचो ना, टाटा जी का 30% का नुकसान, सिंघवी साहब का इतना नुकसान, किस का कितना नुकसान। वो फिर ब्लैक फ्राइडे की जगह ब्लैक थर्सडे हो जाएगा। अच्छा ऐसा है? देखो जिनको टूटना अनिल जी वो तो टूटेंगे ही, वो फिर ब्लैक फ्राइडे की जगह ब्लैक थर्सडे आएगा, फिर ब्लैक वेडनेसडे भी हो जाएगा, फिर मंडे तक पहुंच जाएगी बात। बंसल जी कोई भविष्यवाणी अगले फ्राइडे के लिए आपकी?
नहीं अनिल जी, भविष्यवाणी नहीं अनिल जी, बट मैं जो भी आप ये पोल कर रहे थे उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। मेरी नज़र में तो अनिल जी सैटरडे भी मार्केट खोल दो तो एक दिन कमाई का और मिलेगा और व्यूअर्स को आपके 2000 भी मिलेंगे। मुझसे तो पूछ लेते, मेरे 2000 निकलवाने के पहले मुझसे तो पूछ लेते कि मैं सैटरडे काम करना चाहता हूँ कि नहीं। आपने, अरे भाई साहब, अच्छा है आप जैसे बॉस नहीं है मेरे, नहीं तो पता चला आप सैटरडे संडे हर रोज काम करवाते हैं। बंसल जी आप जहाँ हुआ एकदम सही है। राकेश जी को कभी भी वो सेबी या इसमें किधर नहीं भेजना है। हाँ एक्चुअली मतलब आप तो, मैं तो हुई नहीं सर, मैं तो सोचो, नहीं सोचो बंसल जी Saturday के बारे में सोच ना नहीं चाहता। बंसल जी जैसे बॉस होते तो क्या होता। नहीं, मैं कितना अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया। वो सिर्फ आपको बुला रहे थे, सिर्फ 2000 के चक्कर में बुला रहे थे, उन्होंने हमारी बात ही नहीं करी है। देखो हम तो बंसल जी बिल्कुल 2000 के चक्कर में मार्केट खुलवा रहे हैं और उधर जैन साहब थोड़ी सी ब्रोकरेज के चक्कर में शेयर गिरवा रहे हैं। तो चलो नहीं, टॉपिक आगे, टॉपिक चेंज। आइए बैन से बेनिफिट पर चलते हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैन से बाहर निकलेंगे, कुछ आने की तैयारी में, एक्शन ढेर सारा है। दीपाली हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए, देवांशी हमारे साथ है बैन से बेनिफिट बताने के लिए। देवांशी बताइए, कोई बैन से बाहर निकलेगा? हाँ, बैन से दो स्टॉक हैं जो बाहर निकलेंगे यहाँ पे। जेन इरिगेशन, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन 84% के लेवल्स के आसपास है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ी सी कम हो सकती है। और इसके अलावा आईडीबीआई बैंक, क्योंकि यहाँ पे 80% के आसपास है, तो ये ज़्यादा बॉर्डर पे है, इसके ज़्यादा चांसेस है आईडीबीआई के यहाँ पे बैन से बाहर निकलने के। बैन से बाहर निकलने के चांसेस हैं आईडीबीआई बैंक के और जेन इरिगेशन। हाँ। आईडीबीआई तो एकदम बॉर्डर पे 80%, तो हो सकता है निकल ही जाए। जेन में भी देखिए 3-4 अभी जैन साहब हैं पैनल पे, 15 मिनट भी है, तो हो सकता है जैन साहब जोर लगाए तो बैन से बाहर निकल जाए। तो ये दो स्टॉक हैं जो बैन से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, अंदर आने की किसी और की तैयारी? रिलायंस इंफ्रा है, क्योंकि 92% मार्केट वाइड पोजीशन हो चुकी है, फिर से आ सकता है बैन में। तो 95 पे आएगा ना? थोड़ा सा 95 पे, तो 2-3% अगर और बढ़ जाए तो रिलायंस इंफ्रा बॉर्डर पे है। तो चलिए, ये है बैन से बेनिफिट, स्टॉक बैन से बाहर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा, नितिन जी अगर किसी की कोई पोजीशन है तेजी या मंदी की, क्या खत्म कर लेनी चाहिए? कौन सी पोजीशन को कैरी करें अगर कल बैन में आ जाए तो? आए तो, नहीं आए तो नहीं भी आए। तेजी की पोजीशन कैरी करनी चाहिए, मंदी की तो कैरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिरावट के बाद 4-5 दिनों से थोड़ा थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, शॉर्ट्स कम हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अब इस लेवल पे फ्रेश शॉर्ट करना रिस्क वार्ड रेशियो के हिसाब से भी बेटर नहीं है। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 110 का, और तेजी की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। और अगर बाउंस मिलता है तो 125-130 तक का एक बाउंस मिल सकता है। और दूसरा आईडीबीआई बैंक जो एग्जिट कर सकता है, एफएनओ बैंक की सूची से बाहर निकल सकता है। ये फिलहाल 80.5% के आसपास की मार्केट वाइड पोजीशंस खड़ी हैं इसमें। नितिन जी, आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर देख के बताएं सर, अगर बाहर निकला तो? देखिए, इसमें भी बाउंस की उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब जो लास्ट 3-4 दिनों से डेटा है वहाँ पे थोड़े थोड़े शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं लगती है। अगर लॉन्ग पोजीशन ही इसमें कैरी करनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कैरी करनी चाहिए, शॉर्ट नहीं। कवरिंग की संभावना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कॉफी डे एंटरप्राइजेस चल रहा है पिछले कुछ 5-10 मिनट में। उनका वो आईटी डिपार्टमेंट ने शेयर निकाल दिया ना, जो अटैच किए हुए थे, जो पहले बेसिकली इनके जो हेक्सावेयर में जो, नहीं सॉरी, माइंट्री में जो इनके पास स्टेक है 16% से के आसपास की, वो आईटी डिपार्टमेंट ने अटैच कर रखी थी। इस चक्कर में डील नहीं हो रही थी। तो कल परसों शायद खबर आई थी, ये मुझे एग्जैक्ट दिन तो याद नहीं है, 5-7 दिन का चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये जो अटैच किए हुए शेयर छोड़ देते हैं, शेयर छोड़ देते तो माइंट्री की डील होने की संभावनाएं बढ़ेगी। उस चक्कर में माइंट्री भी थोड़ा बड़ा था और कॉफ़ी डे भी बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से वही रीजन होना चाहिए, और तो क्या हो सकता है। जैन साहब, कुछ अंदाजा है आपको बढ़ने की वजह और क्या करना चाहिए? यही रीज़न है अनिल जी। देखिए, ये लोग कुछ जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे बिजनेसेस में इन्होंने लिवरेज वो बना रखी थी, और लिवरेजिंग से जब दूर, अब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो हर प्रोमोटर्स को अब कहीं ना कहीं लिवरेजिंग का डर लगने लगा। और फिर जो इनकम टैक्स वाली जो आप बात कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट ने जो इनके शेयर्स को छोड़े हैं, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और साथ में ये लोग कुछ नॉन कोर एसेट्स को और कई जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक होल्डिंग कंपनी टाइप का एक नेचर बना हुआ था। और जब आईपीओ आया था तो मैं आपके चैनल पे था, तब भी मैंने ये स्टॉक के बारे में नेगेटिव ही कहा था कि इसमें स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए।
और यही एक रीज़न था। और अभी भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये स्टॉक। ठीक है, तेज़ी आ जाए बात अलग है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि होल्डिंग कंपनीज और दूसरी बहुत सारी है, हालांकि इसमें व्यापार भी है, बट ओवरऑल जो बेवरेजेस वाले स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस न्यूज़ की वजह से जो उछाल आएगा उसको एनकैश करें और निकल जाए। चलिए, उछाल आए तो बेच कर निकलें, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। आइए अब सोमवार के नतीजों पर करते हैं फोकस। अब नतीजे एक आध कोई बच्चे कुछ आएंगे। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, नितिन जी का पीसीआर भी, लेकिन चिंता मत कीजिए, पीसीआर खत्म हुआ है। नितिन जी तो अभी कुछ बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं, कुछ बेहतरीन स्ट्रेटेजीज पर काम करेंगे इस वीकेंड, सैटरडे संडे। काम दे दिया नितिन जी को। अब नितिन जी आराम से शनिवार रविवार को कुछ न कुछ करते रहेंगे। नितिन जी कुछ बढ़िया तैयारी करके आइएगा सोमवार के लिए। अब पीसीआर तो आपका रहा नहीं, कुछ और तो करना पड़ेगा आपके लिए। तो लोग पूछे, अच्छा ये मैं बताऊं आपको, पिछले 4-5 दिनों से, रिजल्ट सीजन तो आज खत्म हुआ है, 3-4 दिनों से लोग पहले से भांपने लगे और मुझे मैसेज आ रहे हैं ट्विटर पर, सर वो पीसीआर खत्म हो जाएगा, रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमें नितिन जी की स्ट्रेटेजी चाहिए। कोई ऐसा पुट कॉल बताइए जिसमें 100-200% का रिटर्न आ रहा हो। पुटकॉल में तो आते ही 100 से 200 से नीचे आते ही नहीं। 100-200% एक ही दिन में यहाँ पर अगर मिल जाए तो एक दिन 2 दिन क्या है, आ जाएंगे, 1 दिन 2 दिन नहीं तो 3 दिन आते ही हैं। तो वो सब कह भी रहते हैं कि भाई उसके बाद क्या, रिजल्ट सीजन अगला जब आएगा तब आएगा, हमको तो नितिन जी के कॉल्स चाहिए। तो चिंता मत कीजिए, नितिन जी कुछ अच्छे बढ़िया मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, डेटा वेटा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो अगले हफ्ते से आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग और अच्छा और बेहतरीन आने वाला है। इससे ज़्यादा भी नहीं बताऊँगा, ठीक है, इतना काफ़ी है। लेकिन नितिन जी आपके पीसीआर के लिए अगर रॉ मटेरियल मिल जाए तो देख लीजिएगा। पहले आपको मैं बता दूं सोमवार को आने वाले नतीजे अंबुजा सीमेंट के। कुशल हमारे साथ है अनुमान लेकर। कुशल बताइए। जी हाँ, अंबुजा सीमेंट्स के नतीजे जो हैं वो वीकर साइड्स पर हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ पॉजिटिव और 2 चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही है। आय की बात करें तो 6% की बढ़त उसमें देखने को मिल सकती है, वॉल्यूम फ्रंट पर करीब 6% की बढ़त होगी और रियलाइजेशन फ्रंट पर करीब 3% की बढ़ोतरी सालाना दर पर देखी जा सकती है। और अगर हम एबिटा की बात करें, जो कामकाजी मुनाफा है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो मार्जिन्स है वो करीब 4% लुढ़कने का अनुमान है, क्योंकि जो लागत है उसमें काफ़ी बढ़त देखने को मिल सकती है हमें, तो वो एक नेगेटिव साइड है। और तीसरी जो फैक्टर है, जो मुनाफे की बात करते हैं, तो उसमें करीब 21% की कटौती हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले साल इनके पास जो अन्य आय है उसमें 57 करोड़ रुपए थे, बट इस साल ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो एकदम भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सीधा असर मुनाफे पर देखने को मिल सकता है। तो कमजोर नतीजे जो अंबुजा सीमेंट पेश कर सकता है, और यहाँ तो मार्जिन भी घट सकते हैं, 16% के आसपास मार्जिन रह सकते हैं, लेकिन स्टॉक चढ़ गया। आज दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग इस समय अंबुजा सीमेंट की देखने को मिल रही है। कुणाल जी, एक बार आप बताएं, रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर, जिनके पास भी शेयर्स हैं उनको कौन से क्रूशियल लेवल्स इस समय देखने हैं अंबुजा सीमेंट? देखिए लेवल्स बहुत क्लियर हैं रजत। देखिए एक सपोर्ट है जो कि 200 रुपए के आसपास है। आज का भी अगर आप इंट्राडे लो देखें फ्यूचर्स में तो 201 रुपए का लो इसने दर्ज किया है, तो 200 पर एक सपोर्ट है। ऊपर की ओर मुझे लगता है 210 पहला पड़ाव होना चाहिए। 210 पार हुआ तो 215 तक के लेवल्स आएंगे। तो चार्ट उतने कमजोर नहीं है और 200 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। 200 से नीचे जाएगा तभी कमजोरी बनेगी, लेकिन ऊपर की ओर मुझे लगता है 210-215 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो आज सरकारी बैंक्स हैं वहाँ पर आज डैमेज हुआ है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अनिल जी, आपने सुबह वार्न कर दिया था, वैसे पहले तो ये सुनवा देते हैं कि आपने क्या कहा था सुबह, और उसके बाद पीएसयू बैंक्स पे आपने बोला था। मैं वो पहले वो सुनवा देता हूँ व्यूअर्स को कि क्या कहा था, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जो भारत 22 ETF था, उसके बाद इन तमाम सरकारी कंपनियों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही। तो ये टेक्निकल खरीदारी है, इन्वेस्टमेंट वाली नहीं, फर्क समझिएगा। सरकारी कंपनियों में अविनाश जी जो सारी खरीदारी हो रही है, नेल्को, NHPC, NTPC, ONGC, गेल, सभी भारत 22 ETF का बिल्कुल यही कारण है। दिमाग नहीं लगाना है ना? नहीं, इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि इस प्राइस पे कोई फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। खरीदारी के बारे में तो सोचना ही गुनाह है आज के सेशन में, कम से कम इस वक्त के माहौल में। इन्फीबीम 20% ऊपर होकर अब रह गया 10%। बोल रहा हूँ पीएसयू बैंकिंग ज़्यादा टूट रहा है आज। अच्छा, निजी क्षेत्र के कंपेयर, SBI देख लीजिए, इंडियन बैंक देख लीजिए, इंडियन बैंक तो 6% नीचे आ गया, SBI में गिरावट देखने को मिल रही है, इंडियन बैंक 7-8% के आसपास नीचे आ चुके हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा बिकवाली है सर। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से एक बार दिखा दीजिए, ये भी चार्ट फायर कर दीजिए। पूरा ही बैंकिंग खेमा, सरकारी बैंक्स आज बहुत ज़्यादा दबाव में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 261, 262।
सरकारी बैंक्स या फिर सरकारी कंपनियां। अच्छा, एक नाल्को शेयर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हाल देखने को मिला है। और ये अनिल जी ने पहले ही बता दिया था कि इस सेक्टर से थोड़ा दूर रहें। ऊपरी स्तर से देखिए कितना हल्का हुआ है ये स्टॉक, अब दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। पीएसयू बैंक्स हो या फिर सरकारी कंपनियां हो, ट्रिगर क्या, नेगेटिव ट्रिगर क्या है इसमें? पीएसयू कंपनियों में तो सिंपल आज की जो खरीदारी वो खाली टेक्निकल वाली थी। भारत 22 ETF जो बंद हुआ उसके बाद जो उसमें 5% डिस्काउंट दिया गया था 19 कंपनियों में, 18 कंपनियों में, 19 कंपनियों में 3 कंपनियां प्राइवेट वाली है, LNT, एक्सिस और ITC। 50% सरकारी है, 2.5% इफेक्टिव हुआ, 45% प्राइवेट है, 55%। तो उस हिसाब से इनका बढ़ना लाजमी था। नेल को देखिए आप 8-10% ऊपर था, नीचे आ गया लाल निशान में। इसलिए हम कह रहे थे कि इनमें खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है, टेक्निकल खरीदारी है और वहाँ से इसलिए। और सरकारी बैंक तो साफ दिख रहे हैं। वही लॉजिक जो जेट के लिए बताया आपको, SBI, मतलब जिस आप एक सिंपल चीज़ बताओ शर्मिला जी, मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे। एक ऐसी कंपनी जिसको आप कर्ज ना देना चाहो, ठीक है, लोन नहीं देना है, क्या आप उसकी इक्विटी खरीदेंगे? यानी कि किसी बिजनेस को आपको उधार नहीं देना है और आप बोलो मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं। जब उधार ही नहीं देना, आपको बिजनेस पसंद नहीं आ रहा, वो कंपनी पसंद नहीं आ रही, प्रमोटर पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसके पार्टनर कैसे बनेंगे? तो ये तो मुश्किल वाला मामला है ना बैंक के लिए। तो जेट एयरवेज जहाँ उधार देने को बैंक तैयार नहीं है। SBI ने बार बार हमेशा ये कहा है हम और कर्ज नहीं देंगे, हम और कर्ज नहीं देंगे, पहले प्रमोटर पैसे लाए, लेकिन अब तो आप पार्टनर बन गए और सबसे बड़े। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकारी बैंक बेचिए। कॉमन सेंस लॉजिक है रजत। चलिए, तो आज PSU बैंकिंग या फिर PSU खेमा, वहाँ पर आज बिकवाली ही देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ गिरते बाजार में अच्छा एक्शन एक मिनट, स्टॉक्स पे गिरते बाजार का एक्शन छोड़ दीजिए, नितिन जी फॉर्म में आ गए हैं। अभी तो मंडे का दिन तय हुआ था ना। हाँ, लेकिन फॉर्म में तो कभी भी आ सकते हैं भाई। इंस्पिरेशन ले ली उन्होंने। तो नितिन जी बोल रहे हैं कि मैं PCR देने को तैयार हूँ। अच्छा। और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूँ दर्शकों को, दोपहर में 2 बजे से तैयार हो जाइए। 2 से 3:30 के बीच में कब नितिन जी का PCR आएगा किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, इनफैक्ट नितिन जी को भी नहीं पता। जब डेटा तैयार हो जाए तब वो तैयार हो जाते हैं। तो आइए बजाते हैं बिगुल और लेते हैं नितिन जी का PCR। नितिन जी बताइए। देखिए अनिल जी, एक ही रिजल्ट बाकी है, अंबुजा सीमेंट, और इसका जो डेटा इस एक्सपायरी का बना हुआ है वो नेगेटिव साइड का डेटा है। तो इसमें 205 स्ट्राइक की हम पुट ऑप्शन लेंगे जो आपको 5.5 से 6 रुपये में मिल रही है। इसका टारगेट करीब 11 रुपये रखेंगे। जो मैंने पहले टारगेट दिया था थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, अभी 1 रुपया प्राइस बढ़ गया है, 11 रुपये का टारगेट रखेंगे। और अगर आप 5.5 में बाई कर रहे हैं तो आपका 50% बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस होगा। अगर आपकी 6 में आती है तो 3 का स्टॉप लॉस है, 5.5 में आती है तो 2.75 का स्टॉप लॉस है, यानी बाइंग प्राइस का 50% का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट करीब 10 से 11 रुपये का होगा। चलिए, तो 205 की पुट खरीदनी है। अंबुजा सीमेंट मंदी का सौदा है, ये 5.5 से 6 रुपये में आपको मिल जाएगी। 11 रुपये का आपको टारगेट रखना है और जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उसका 50% के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक काम नहीं करें, फ्यूचर भी बेच सकते हैं क्या? क्योंकि चूंकि थोड़ा लिक्विड कम है, जैसे आप सुबह कह भी रहते हैं नितिन जी के इसमें लिक्विडिटी, हालांकि अब तो लिक्विडिटी होगी तो ही आप बोल रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट भी आज 4% बढ़ा, तो शॉर्ट बनने के संकेत तो हैं। तो अगर किसी को फ्यूचर में करना हो, आपकी रिकमेंडेशन पुट ऑप्शन खरीदने की वो ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई अगर फ्यूचर सीधा शॉर्ट करना चाहता है तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए अनिल जी, इसमें वॉल्यूम्स ऑप्शंस में बहुत हो गए हैं। सुबह वॉल्यूम नहीं था, बट अभी करीब 4,85,000 शेयर का वॉल्यूम केवल इस स्ट्राइक में हुआ है। ओपन इंटरेस्ट करीब 2,35,000 शेयर्स के हैं। उसके नीचे वाली जो स्ट्राइक्स है उसमें भी 10-10 लाख शेयर के वॉल्यूम से, तो काफ़ी लिक्विडिटी आ गई। सुबह 15-20 मिनट में लिक्विडिटी नहीं थी, बट अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो उस केस में स्टॉप लॉस इसका जा रहा है करीब 208-210 के आसपास। तो 208 से 210 का स्टॉप लॉस रख के, इनफैक्ट 210 का स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हैं और टारगेट 190 का होगा। 190 का टारगेट अगर आप फ्यूचर्स बेचते हैं तो, लेकिन 208 से 210 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। नतीजे आने वाले हैं सोमवार को, उसका बड़ा इंपैक्ट इस स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। हालांकि आज के सत्र में रिकवर होता हुआ, लेकिन पुट खरीद सकते हैं 205 की पुट, स्ट्राइक की पुट, या फिर फ्यूचर शॉर्ट करना है तो 190 का टारगेट होगा, 210 के आसपास का स्टॉप लॉस। एक अच्छा काम हो रहा है बाजार में, वो ये कि 10,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है और बढ़िया बात है। नीचे आया भी लेकिन रिकवरी भी, और थोड़ा ये उतार चढ़ाव होना चाहिए, ये बाजार की सेहत के लिए ठीक है। एक तरफा तेजी एक तरफा मंदी ठीक नहीं है।
तो ताकि दोनों तरह का, जिनका कन्विक्शन उन्हें उस तरह का ट्रेड मिले, जिनको कन्विक्शन के साथ मंदी करनी उन्हें ऊपर मौका मिलता है वापस बेचने का, और जिनको निचले स्तरों पर अच्छे शेयर खरीदने या खरीदारी का मौका देखना है उनके लिए भी चांस बनते हुए दिख रहे हैं। 10,725 इस वक्त निफ्टी है तो थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग होती है दिख रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी इतना मजबूत क्लोजिंग की तरफ नहीं बढ़ रहा है। 26,800 के नीचे ही बंद होने के बैंक निफ्टी के आसार दिख रहे हैं, लेकिन 0.1% नीचे है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर दम नहीं है। एक और स्टॉक है इन्फीबीम। राकेश जी, आज का टॉप गेनर है, नतीजों के बाद काफ़ी तेज़ी से भागा है, 11% ऊपर है। जिसके भाव आते जाए निकलते जाए या कुछ बड़ी तेज़ी की तैयारी कर रहा है ये शेयर? नहीं अनिल जी, बड़ी तेज़ी की तैयारी तो नहीं कर रहा। ऊपर में यहाँ पर 4850 एक मेजर हर्डल है, और अनिल जी मुझे लगता है जिस तरीके से एक रैली बनी है, शायद ऊपर में 43-44 के भाव मिले हैं, तो 43-44 एक आइडियल रेंज होगी निकलने के लिए। बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, बट उछाल पे निकलना चाहिए यहाँ पर। लिकर स्टॉक्स में बिकवाली, यूनाइटेड स्पिरिट्स और ब्रूरीज आज दोनों ही वायदाकारों में बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं दोनों ही स्टॉक्स में। यानी यूनाइटेड ब्रूरीज के नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे, लेकिन मुनाफा वसूली हो गया। यूनाइटेड ब्रूरीज दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग करने जा रहा है। बिकवाली और यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी 2.5% के आसपास का इनके रथ का सारथी नहीं है आज, दिल्ली में है तो क्या काम पे नहीं ना। डिम्पी कालरा जी छुट्टी मना रहे हैं, तो आज मौका मिला है सारे मंदड़ियों को इन शेयरों पर बिकवाली करने का। और तो और छोड़िए, बाकी कुणाल जी ने शॉर्ट करने की राय दे दी मैकडोवेल। टारगेट आ गए ना कुणाल जी, सब खुश है हम? जी अनिल जी खुश है जी, सारे लक्ष्य हासिल हो गए, और ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, रथ का सारथी नहीं है। ये लगाम किसको सौंप कर जाएंगे इसकी भी कोई क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी, इसी वजह से गिर रहा है। भगवान भरोसे छोड़ के गए वो बस ये चलिए, तो आज इनका दिन है, अब ये हफ्ते भर ऐसे ही रहेंगे। और इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स में भी दो स्टॉक्स है, केपीआईटी टेक और एक है टाटा एलेक्सी। दोनों स्टॉक्स में बिकवाली, और टाटा एलेक्सी में तो लेटर हाफ में बिकवाली जो ज़्यादा देखने को मिली। केपीआईटी 4% नीचे क्लोज हो रहा है, और टाटा एलेक्सी में भी 2.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा फाइनेंस स्टॉक्स जो कल चढ़े थे आज उतने ही स्पीड से नीचे आए हैं। डीएचएफएल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर मुनाफा वसूली ज़्यादा देखने को मिल रही है। एमएनएम फाइनेंस भी 2.5% के आसपास कमजोर होता हुआ नजर आया। तो पूरा ही फाइनेंस एज ए सेक्टर अच्छा कहते हैं वन डे वंडर। हाँ, रेपको होम गया, ये भी गया। अरे जाने ही इसको, तो इसका खराब रिजल्ट, हम मजा आ गया। 15 दिन पहले से हम कह रहे थे कि रिजल्ट खराब आएंगे, खराब। साउथ इंडियन बैंक एकमात्र एकदम गंदा एनालिसिस मेरा जो था इस बार रिजल्ट सीजन का, सबसे ज़्यादा गंदा। अगर कई 2 स्टॉक में गलत गया, उसमें से ये तो बहुत ही घटिया वाला था। 15% नीचे खुला स्टॉक सीधा। कौन सा? साउथ इंडियन बैंक। उसकी भरपाई मैंने पूरी की पूरी रेपको से कर दी। सिर्फ साउथ इंडियन बैंक के बिजनेस मॉडल को मैंने रेपको के साथ जोड़कर मैंने कहा कि इसके रिजल्ट भी फिर अगर इसके इतने खराब है तो इसके ऐसे आएंगे। और आप देख लीजिए, तब से 15 दिन से लगातार हमारे लेवल पे कह रहे हैं कि रेपको भी शॉर्ट कीजिए। रेपको टूटा था, चलिए भरपाई तो हो गई। लेकिन आज के सत्र में जिस तरह की क्लोजिंग हो रही है, ये क्लोजिंग अब ठीक माने या फिर बोलें कि ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिलेगा? हमने वो रेंज पकड़ी हुई है जो आप बोल रहे हैं, खराब नहीं है। खराब है। अच्छा क्या है? ठीक है, वो आपकी जो बात थी कि ऊपरी स्तरों पर 10,750 से 10,800 के आसपास बेचना है। बेचना है भाई। हमारे तो जब तक लेवल ऊपर के अब वापस नहीं आएंगे तब तक, और कुछ अहम लेवल पार करेगा बाजार तो बिल्कुल मूड भी बदलेंगे, माहौल बदलेगा, मूड बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। हमेशा तेज़ी नहीं होती है, हमेशा मंदी नहीं होती है। वक्त के साथ तेज़ी मंदी सब होती है, और वो होती रहेगी।